हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आशा करता हूँ सर लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज सर जो चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सर हम इसमें सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। उसके अलावा जो आईसीआई के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस होते हैं वो भी सर हम रिवाइज करेंगे। तो ये चैप्टर सर बहुत ज़्यादा ही ईजी है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं जिसका ड्यूरेशन लॉन्गर देन ईयर होता है, हम उन सभी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब सर क्वेश्चन ये आता है सर कॉस्टिंग जो निकालना होगा, जो ड्यूरेशन है सर आप बता रहे लॉन्गर देन है ईयर, तो इसका मतलब है सर इस फाइनेंशियल ईयर में तो कंप्लीट होगा नहीं। इसका सर सिंपल मतलब ये है कि सर लॉन्गर देन है ईयर का मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा के साल के सर क्या है आपको कॉस्टिंग निकालना होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट की जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन आपको दे रखी है, ईयर जो दे रखी है वो दे रखी है सर 2.5 ईयर्स का सर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। 2.5 ईयर्स का सर हमारा क्या है कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और लेट्स से कि सर ये रहा आपका टाइमलाइन 1, 2 और ये 6 मंथ, ये रहा। तो अब हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सर किसकी कॉस्ट निकालनी होगी, किसका नॉशनल प्रॉफिट निकालना होगा। तो मैं बता दूं, जो काम आपका कंप्लीट हो गया है, जो काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका भी आपको क्या है एस्टिमेट कॉस्टिंग आपको कैलकुलेट करनी होगी, या वो क्वेश्चन में गिवन होगा। एज द केस में भी वो सारे के सारे हम क्वेश्चन देखेंगे ऑब्वियसली। अब बात आती है सर ये तो हो गया हमारा वर्क कंप्लीट। लेट से कि सर हमारा 1.5 ईयर्स तक का सर जो काम था वो कंप्लीट हो गया 1.5 ईयर्स का। और ये जो हमारा जो काम बचा है 1 ईयर का अराउंड का काम अभी पेंडिंग है। क्या है ये पेंडिंग है। अब बताएं सर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। सर जो ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो ये वर्क कंप्लीट हो चुका है, इस पे सर अब आपका जो क्वेश्चन बन के आएगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन के आएगा कि सर जो आप कॉन्टैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या है कंप्लीट पोर्शन ये है और ये अनकंप्लीटेड पोर्शन है। इसका क्या है अनकंप्लीटेड पोर्शन है, ठीक है। तो ये चलेगा हमारे एस्टिमेट बेसिस पे। मतलब क्या है एस्टिमेट बेसिस पे कि हमारा खर्चा इतना शायद लग सकता है। ये क्या है एस्टिमेट बेसिस पे ये हमारा चलता है। और जो कि हमारा वर्क कंप्लीटेड रहता है, इसके भी सर 2 पार्ट बनते हैं। क्या सर इसके 2 पार्ट बनते हैं। पहला, जो आपने काम कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सामने वाला बंदा बोलता है कि हाँ आप ठीक बोल रहे हो सर, मैं भी यही मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने यहाँ पे 75% या 70% ले लीजिए। 70% का आपके अकॉर्डिंगली सर आपने काम कर लिया, 70% का आपने काम कंप्लीट कर लिया। आपके कॉन्ट्रैक्टी के पास आपने बोला कि सर 70% तक का काम कंप्लीट हो चुका है, लाओ मेरे 70% के पैसे लाओ, लाओ मेरे 70% के पैसे लाओ। वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना, 70% का काम नहीं कंप्लीट हुआ मेरे अकॉर्डिंगली सर। ये जो काम कंप्लीट हुआ है सर वो 60% का काम कंप्लीट हुआ है। इसका आप इनवॉइस रेस कर सकते हैं, इसका सर आप इनवॉइस रेस कर सकते हैं। इसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 10% है वो वर्क अनसर्टिफाइड है, वो वर्क अनसर्टिफाइड है। क्या उसने उसको सर्टिफाइड नहीं करा है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। और जो सर्टिफाइड हो गया, जो वर्क सर्टिफाइड हो गया उसको कैसे दिखाएंगे। ये चैप्टर इस चीज़ के लिए डील करता है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लॉन्गर देन 1 ईयर का जो ड्यूरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी कॉस्टिंग के बारे में हमने इसमें चर्चा की थी। अब लेकिन अब इसमें भी क्या है पार्टीशन हो गए कि कुछ जब काम हम कर रहे थे तो कुछ पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया था एंड कुछ पार्ट ऑफ वर्क हमारा क्या था पेंडिंग हो गया था। अब हम कॉस्ट कैसे निकालें, कब क्या है अब हम कॉस्ट कैसे निकालें, ठीक है। तो अब उसके लिए भी क्या है जो काम कंप्लीट हो गया, अब उसमें से भी ये थोड़ी ना कि आपने जितना काम कंप्लीट बोला कि 70% मेरा काम कंप्लीट हो गया तो 70% का ही आपको क्या बिल रेस कर दोगे, ऐसा नहीं है। सामने वाला पर्सन से आप पूछोगे सर मेरा 70% का काम हो गया कंप्लीट, आप एक बार वेरीफाई कर ले। उसने जब वेरीफाई करा था उसने बोला कि सर 60% मेरे अकॉर्डिंगली काम कंप्लीट हुआ है, 10% उसने अनसर्टिफाइड करा, उसने वेरीफाइड नहीं करा है। तो जो आपने जो वेरीफाई कर दिया उसका क्या है आप इनवॉइस रेस कर सकते हो। और जो आपका वर्क सर्टिफाइड है, जो आपका वर्क क्या है अनसर्टिफाइड है, जो कि आपका काम का अप्रूवल नहीं बना है, तो उसका क्या है आप क्या है उसका इनवॉइस रेस नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अकाउंट में सर हम इसको दिखाएंगे कैसे, हम इसको शो कैसे करें। जो आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ है तो आप इसके बेसिस को एक चीज बताओ कि जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है तो उसका जो इनवॉइस रेस करोगे वो किस बेसिस पे रेस करोगे। सर ऑब्वियसली सर जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, क्या जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसी का ही सर 60% लेंगे, उसी का ही सर 60% लेके सर हम उसका इनवॉइस इश्यू कर देंगे। इसी को ही नथिंग बट इसी को ही बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालो तो सर वो कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालोगे। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जितना भी परसेंटेज ऑफ वर्क, जितना भी प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्क, जो भी आपका परसेंटेज ऑफ वर्क या प्रोपोर्शनेट ऑफ वर्क अप्रूव हो गया है, वही आपका क्या होता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है, वही वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड होता है। और लेकिन आपका अगर मैं पूछूंगा वर्क ऑफ अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड क्या होगी, वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड क्या होगी सर। ऑब्वियसली सर नो डाउट ये हम हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे। क्यों सर ये कॉस्ट पे दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका सर हम इनवॉइस तो रेस कर नहीं सकते, तो इसका हम नोशनल प्रॉफिट जो है, नोशनल प्रॉफिट है वो हम बुक नहीं कर सकते। क्या मैंने बोला नोशनल प्रॉफिट है,
नोशनल प्रॉफिट है वो अपनी बुक में अभी नहीं दिखा सकते, उसका नोशनल प्रॉफिट अभी हम बुक में नहीं दिखा सकते। इसको हमें क्या है, कॉस्ट पे दिखाना होगा, जितना भी आपका कॉस्ट लगा होगा उस बेसिस पे सर आपको क्या है, इसको दिखाना होगा। ठीक है, जो भी आपका कॉस्ट होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कॉस्ट कैसे निकालें, कॉस्ट कैसे निकालें, उसका सर सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको ये पता होगा कि टोटल कॉस्ट टिल डेट क्या लग रही थी, टोटल कॉस्ट टिल डेट क्या लग रही थी, माइनस में कॉस्ट कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट वर्क सर्टिफाइड जो हुआ था उसकी कॉस्ट क्या है वो आपको पता है। कॉस्ट जो आपके सर्टिफाइड हुआ था उस जो आपका वर्क सर्टिफाइड होता है उसकी कॉस्ट क्या है, और आपको ये भी पता है कि टिल डेट आपकी कॉस्ट क्या लगी थी। अब आपको क्या करना होगा, जो टोटल कॉस्ट है उसमें से माइनस कर दोगे वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट। मतलब क्या हुआ, जो ये आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ था इसके दो प्रोपोर्शनट होंगे, इसके दो प्रोपोर्शन होंगे वर्क सर्टिफाइड के। वर्क सर्टिफाइड के क्या है सर, हमारे दो पार्ट होंगे। इधर आ जाओ, दिख रहा है, दो पार्ट होंगे। पहला, सर ये जो वर्क सर्टिफाइड हुआ है इसका एक तो कॉस्ट होगा, एंड हमने इसका क्या है, नोशनल प्रॉफिट बुक करा होगा। क्या, नोशनल प्रॉफिट बुक करा होगा। क्यों, क्योंकि जो हमने इसको शो करा है, जो हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, जब हमने इसको आउट करा है वो किस प्राइस पे आउट करा है, वो करा था सर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। सर किस प्राइस पे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऑब्वियसली सर दो पार्ट होते हैं सर, हमारा क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। तो इसका मतलब है जब हमने वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकाली होगी तो उसमें हमारे भी दो पार्ट होंगे सर, पहला होगा कॉस्ट, दूसरा होगा नॉशनल प्रॉफिट। इसका मतलब है सर आपको कॉस्ट की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बेफिक्र रहें, हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डिटेल में और डिटेल में जाके हम पता कर लेंगे। सर हमें कॉस्ट गिवन होगी तो नोशनल प्रॉफिट ऑब्वियसली सर हमारा आ जाएगा। जब हमें ये पता है कि कॉस्ट हमारा वर्क सर्टिफाइड की क्या थी, टोटल कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी इतनी टोटल कॉस्ट है, कॉस्ट शीट हमें पूरी की पूरी हमने बना रखी होगी, तो उससे टोटल कॉस्ट पता होगी। तो टोटल कॉस्ट हमें पता है, हमें ये भी पता है कि वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट क्या थी, वो हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, हमें बताओ, कि वो आ जाएगा वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट सर कैसे निकाले। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट जो निकालने का जब तरीका क्या है सर, इसके लिए क्या है, या तो क्वेश्चन आपको आराम से शांति से बोल देगा सर इतना इतना डाटा हमारे को गिवन है, इतना काम कंप्लीट 30% काम कंप्लीट करने के लिए मेरे को इतना एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगेगा। क्या, एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगेगा, क्या एक्स अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन बोलता है कि सर मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि सर आपको इतना पता है कि 70% काम कंप्लीट करने के लिए मेरे को, लेट से कि मेरे को 70% काम कंप्लीट करने के लिए, 70% काम वर्क कंप्लीट के लिए मेरे को कितना कंप्लीट करने के लिए मेरे को लग रहा है एक्स अमाउंट की कॉस्ट लगी, कितनी एक्स अमाउंट की कॉस्ट लगी। तो मेरे को बताओ कि 100% काम कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, 100% वर्क के लिए कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। तो सिंपल वर्ड में आपने बोला कि सर एक्स डिवाइड बाय 70% कर लो, मेरी 100% वर्क की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी, 100% वर्क की कॉस्ट आ जाएगी। लेट से कि आप अज्यूम कर ले 70 रुपये लगा था, 70% काम कंप्लीट करने के लिए, वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको लगा कितना, 70 रुपये लगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, 70 रुपये लगा, 70 रुपये लगा है, तो 100% काम कंप्लीट करने के लिए मेरी कॉस्टिंग कितनी आनी चाहिए, 100% वर्क कंप्लीट करने के लिए मेरी कॉस्टिंग कितनी आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, जो आपने बोला कि 70 को ना सर आप इसी 70% से डिवाइड कर दो तो आपका सर आंसर आएगा सर 100 रुपीज़ की सर मेरी कॉस्ट लगेगी 100% काम कंप्लीट करने के लिए। 100रुपीज़ की कॉस्ट आएगी सर 100% मेरा काम कंप्लीट करने के लिए। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, 30% वर्क कंप्लीट करने के लिए मेरी कोई कॉस्ट कितनी आएगी, 30% अगर मेरे को काम कंप्लीट करना है तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी। आपने सही बोला कि सर जो टोटल कॉस्ट जो मेरी लग रही थी, टोटल कॉस्ट पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट कितनी थी, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, माइनस में अगर मैं माइनस कर दूं कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट अगर मैं माइनस कर दूं, कॉस्ट टिल डेट का मतलब क्या था कि 70% काम कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगी थी। सर मैंने बोला कि सर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मेरा है 100 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी, कितनी, 100 रुपीज़ की कॉस्ट लगी, ठीक है। और मेरा जो है 70% काम कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी थी, 70% के लिए 70 रुपये की कॉस्ट लगी थी। तो 70 में माइनस कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा जो है 30% के लिए कॉस्ट आ जाएगा रिमेनिंग के लिए, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मेरा क्या 30 रुपये की कॉस्ट और लगेगी, 30 रुपये की कॉस्ट और लगेगी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्या ये चीज़ क्लियर है। यही चीज़ हमने ऊपर पढ़ी हुई थी पूरे के पूरे यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इस चैप्टर में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट,
ठीक है? तो यही चीज़ हमने पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सर हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर की कॉस्टिंग निकाल रहे हैं, जिसका टाइमिंग और ड्यूरेशन क्या है, लॉन्गर देन अ ईयर है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्क कंप्लीटेड के बारे में पढ़ा था। वर्क कंप्लीटेड के भी हमने क्या 2 पार्ट पढ़े थे, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। क्या पढ़ा था? वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है? जो कि कॉन्ट्रैक्टी ने अप्रूव कर लिया। कॉन्ट्रैक्टी कोई किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, आपका आर्किटेक्चर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, जितने भी उस काम को अप्रूव कर दिया है, हम वो क्या ले लेंगे? वर्क सर्टिफाइड ले लेंगे। अब वो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट या वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जितना भी परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपने करा है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके परसेंटेज ऑफ वो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगी। और वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर आपको ये पता है कि टोटल कॉस्ट टिल डेट आपको पता है, टोटल कॉस्ट टिल डेट आपको पता था 70 रुपए, एंड देन आपको ये पता था कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड सर आपको कितना लगा था वो भी आपको पता था 60 रुपए, तो 10 रुपए सर आपकी क्या है वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू रहेगी। सर आओ ना, इधर आओ ना। जैसे 70% काम कंप्लीट करने के लिए मेरा जो है कॉस्ट लगा था, कितना है ये 70 रुपए लगा था, ठीक है। आपने 60% का अप्रूवल करा था, 60% का, तो 60% के लिए कॉस्ट मेरी कितनी लगी होगी? 60 रुपए लगी होगी। वर्क अनसर्टिफाइड की अगर मैं वैल्यू की अगर मैं बात करूं, वर्क अनसर्टिफाइड की अगर वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो टिल डेट आपका खर्चा कितना लगा था? सर 70 रुपए लगा था। 70 रुपए में से सर आप मैं माइनस कर सकता हूं कि वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट कितनी थी, ये तो 10 रुपीज जो आया है वही आपका क्या है वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है। क्या है? वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट रहेगी। क्या ये चीज क्लियर है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे सर काफी ज्यादा हमने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा था कि रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी क्या होता है कि सर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है लॉन्गर देन अ ईयर चल रहा है, क्या लॉन्गर देन अ ईयर, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिपेयर टूट फूट ये सब हो सकता है, कहीं ना कहीं दरारें ये सब आ गया, सीलिंग आ गया, ये सब खराब हो गया। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है कि सर बोलता है कि सर आपने 70 रुपए का 60 रुपए का जो आपने इनवाइस रेस करा है मैं पूरे 60 रुपए नहीं दूंगा। मैंने बोला ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने तो पूरा 60 रुपए का आपके अकॉर्डिंगली काम कंप्लीट करा है। उसने बोला कि आप भाग गए तो कल को मैंने यार बिल्डिंग यूज करने के लिए मैंने लगाया और मेरे को पता चला कि ऊपर से पानी टपक रहा है और मैं आपको कॉल करता हूँ और आप कॉल ही ना उठाए, तो इसलिए मैं सर कुछ प्रोपोर्शन तो ऑफ मनी आपका डीएलपी पीरियड तक के लिए रोक लूंगा। सर अभी डीएलपी पीरियड और रिटेंशन मनी को जरा एक बार बताएं। रिटेंशन मनी के लिए हम अगर हम बात करें, अगर मैं रिटेंशन मनी की अगर मैं बात करूं, रिटेंशन मनी की अगर मैं बात करूं, तो ये वो प्रोपोर्शनल ऑफ अमाउंट होता है जो कि आपका इनवॉइस से होल्ड कर दिया जाता है। क्या? परसेंटेज ऑफ इनवॉइस में से कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ रिटेंशन, परसेंटेज ऑफ रिटेंशन होता है टोटल आपके इनवॉइस वैल्यू का। क्या? इनवॉइस वैल्यू का, जो भी आपने इनवॉइस वैल्यू जो होती है, जो आपने कॉन्ट्रैक्टर ने जो अप्रूव कर दिया था, कॉन्ट्रैक्टर ने जो अप्रूव कर दिया था, जिसके बेसिस पे आपने वर्क सर्टिफाइड का आपने इनवॉइस इशू करा होगा, उसमें से कुछ परसेंटेज आपका होल्ड कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है फॉर कितना? फॉर डीएलपी, डीएलपी पीरियड। अब ये डीएलपी पीरियड क्या होता है? डैमेज लिक्विडिटी पीरियड। डैमेज लिक्विडिटी पीरियड का मतलब क्या होता है? सर ये कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में सर बिटवीन में एग्रीमेंट होता है कि सर मैं 12 महीने सर इस बिल्डिंग को देखूंगा, अगर मेरे को लगता है कि सर सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, तो उस डीएलपी पीरियड के बाद में सर आपका 12 मंथ बाद में आपका पैसा जो रिटेंशन मनी है मैं आपका रिलीज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में सर 60% का काम कंप्लीट हो गया था और मैंने जो बिल रेस करा था वो लेट से कि हमने 70 रुपए का सर लेट से कि बिल रेस कर लिया था, बिल रेस कर लिया था, 60 रुपए का कॉस्ट था, 10 रुपीज का हमारा प्रॉफिट था, नॉमिनल प्रॉफिट था, हम अज्यूम कर लेते हैं 70 रुपए का मैंने लेट से कि इनवॉइस इशू कर लिया और डीएलपी पीरियड कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि सर 12 महीने का है, 12 महीने बाद मैं आपको रिटेंशन का अमाउंट आपको पे कर दूंगा। तो मेरे को एक चीज बताओ सर, आपको बैंक में कितना पैसा आया है? बैंक में कितना पैसा आया होगा? अब मेरे को एक चीज बताओ कि आपको ये तो पता नहीं कि रिटेंशन परसेंटेज क्या है, परसेंटेज आपको पता है? परसेंटेज आपको पता है वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, वो जनरली सिर्फ 5% होती है एज पर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली 5% होता है। बट हमें से क्या मतलब, मैंने बोला हमें से क्या मतलब, हम तो आईसीआई की बात सुनेंगे ना। आईसीआई ने अगर बोल दिया कि सर मैंने 5 रुपए होल्ड करा है, तो सिंपली आप क्या करोगे? 70 माइनस में 5 कर दोगे, 70 माइनस में 5 कर दोगे तो 65 रुपए सर का आपको क्या है सर ये बैंक में आया होगा। अगर आपको आईसीआई ने बोल दिया कि ये रिटेंशन अमाउंट मैं आपको बताता हूँ, ये मैं रिटेंशन अमाउंट जो आ रहे अमाउंट मैंने आपको रिटेंशन अमाउंट मैंने आपको बता दिया, तो वही आप एक्जैक्टली आप क्या पूरे इनवॉइस वैल्यू में से माइनस करके आपको पता लगेगा कि 65 रुपए मिले। बट कई बार आईसीआई बोलता है कि मैं नहीं, हमारे जो बीच में डील हुई थी कॉन्ट्रैक्ट में वो है 5% की डील है। तो इसका सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बात करूँ तो 70 का अगर मैं 5% निकालूं, 70 का अगर मैं 5% निकालूं तो मेरा कितना आएगा? मेरे को एक चीज बताओ, मेरे ख्याल से इससे 3.5 रुपीज के अराउंड आएगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 3.5 रुपीज का सर आपका रिटेंशन आएगा। जो 3.5 रुपीज का जो आपका रिटेंशन आया है सर वो क्या है? होल्ड है। होल्ड किस पीरियड के लिए सर? वो आपके डीएलपी पीरियड के लिए है। वो जो क्वेश्चन में लिक्विडिटी डैमेज पीरियड दे रखा होगा, डैमेज लिक्विडिटी पीरियड बोल रखा हो,
लिक्विडिटी पीरियड बोल रखा हो, डैमेज लिक्विडिटी पीरियड बोल रखा हो, लिक्विडिटी डैमेज पीरियड बोल रखा हो, या पीरियड स्पेसिफाइड फॉर द रिटेंशन बोल रखा हो, या रिटेंशन पीरियड बोल रखा हो, कुछ भी बोल रखा हो, लेकिन अगर आपका पीरियड जो दे रखा है उस पीरियड तक के लिए वो आपका होल्ड रहेगा। ठीक है, वो होल्ड रहेगा। वो कितना रहेगा सर? 3.5। अगर मैं आपकी बात करूं कि सर कितना पैसा सर आपको बैंक में मिला होगा, तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा सर? 70 में से सर मैं क्या है 3.5 क्या है माइनस कर देगा, क्या कर देगा सर? 3.5 माइनस कर दूंगा। तो 3.5 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा सर? आई थिंक 76.5 मेरा आंसर आएगा। 66.5 मेरा सर ये रुपीज मेरा क्या क्या है इतना रिसीव हुआ है। ये आपका क्या है सर? ये नथिंग बट इट इज अ रिटेंशन अमाउंट। इट इज नथिंग बट इज अ रिटेंशन अमाउंट। अगर मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाना और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो जो रिटेंशन ऑफ अमाउंट है सर वो क्या होगा? वो आपकी रिसीवेबल होगी। वो आपकी क्या होगी सर? रिसीवेबल होगी। और जो ये 66.5 जो आया है वो आपके बैंक में या कैश में सर वो क्या हो जाएगा सर? वो ऐड हो जाएगा। याद रखिएगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट अगर आपसे पूछा जाता है तो रिटेंशन अमाउंट वो आपकी अदर रिसीवेबल में जाती है, जबकि जो आपका जो आपको बैंक में जो पैसा मिल गया वो आप बैंक में ऐड करके बैंक वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। मतलब कि आपको ओपनिंग में दे रखा होगा, साथ में आपको कुछ खर्चे ही बता रखे होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने इतना पेमेंट कर दिया है, इतने आउटस्टैंडिंग थे, इन सबको मैंने पे कर दिया है। तो जो पेमेंट होगा वो माइनस कर देंगे, एंड देन उसके अलावा जो आपको रिसीव होगी वो आप ऐड कर देंगे, ताकि आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा। लेकिन सर ये कहाँ पे यूज होगा सर? इधर आ जाओ। आपको सर ऐसे रुकेगा नहीं, ऐसे आपको रिटेंशन मनी के बाद सर आपसे क्या पूछता है सर? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाओ। सर मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाओ जिससे मेरे को पता सके कि कितना मटेरियल मैंने यूटिलाइज करा था, कितना मटेरियल मेरा इस साइट पे पड़ा है, कितना मेरा काम कंप्लीट हो गया है, कितना मेरे काम कंप्लीट करने के लिए कितना कितना खर्चा आया है, कितना कितना खर्चा आया है। पे नहीं आता। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आप बनाते तो आपको हमेशा क्या है अक्रूवल बेसिस पे चलते हैं कि इतना मैंने खर्चा कर दिया। आपको इससे मतलब नहीं होता कि पेड कितना है, प्रीपेड कितना है, या आउटस्टैंडिंग कितना है। क्या आपको पेड प्रीपेड आउटस्टैंडिंग नहीं पता होता कितना हो रखा है? आपको कितना मतलब है कि बस आपने साइट पे मटेरियल कितना इशू कर रखा है, कितना मटेरियल कितना यूटिलाइज हो गया। सर आप यूटिलाइज कैसे निकालोगे? सबसे बड़ा क्वेश्चन। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी सबसे छोटा ही है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है। इधर आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की अगर मैंने बात करी थी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले सर मैंने बताया कि किसी भी काम को खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या प्राइम कॉस्ट होता है। प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले क्या आता है सर? हमारा आता है मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियसली सर जो आपने कॉस्ट शीट में पढ़ा था बिल्कुल ही सेम बेसिस यही रहता है। बस सिंपल वर्ड क्या है कि सर हमने इसको क्या टी फॉर्मेट दे दिया है, एक अकाउंट का फॉर्मेट दे दिया है। सबसे पहले मेरा क्या आएगा? मटेरियल। मटेरियल में मेरा ओपनिंग, परचेज एंड क्या है? रिसीव फ्रॉम स्टोर। सर रिसीव फ्रॉम स्टोर्स मतलब क्या हुआ? स्टोर्स का मतलब क्या होगा सर? आपका ये थोड़ी ना कि सर आपका बस यही एक प्रोजेक्ट चल रहा होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। मैंने बोला कि साइट भी, मेरी बात सुनना भाई, यार मेरे को यहाँ पे मटेरियल की सख्त जरूरत है यार, प्लीज पहुंचवा दे क्योंकि मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। उसने बोला ठीक है, मैं ना यहाँ से आपको भिजवा देता हूँ अदर साइड से। तो अदर साइड से भी आ सकता है। स्टोर्स में ये नहीं कि जनरली आपका क्या है, स्टोर जो वेयर हाउसेज होते हैं उसमें भी सर आपने कुछ ना कुछ मटेरियल ला के रख रखा होगा, तो वहां से भी आप स्टोर से भी कुछ ना कुछ मटेरियल क्या है इशूड करा सकते हैं। क्या बोला वर्ड यूज करा मैंने? इशूड वर्ड यूज करा। इस वर्ड को जरा ध्यान से समझेगा, इशूड वर्ड। क्यों? क्योंकि ये आके आपको एक कॉन्सेप्ट में और मदद करेगा, इशूड। ठीक है। अब मैंने सबसे पहले क्या लिखा अपना? ऑब्वियसली जैसे भी होता है टू मटेरियल, ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस लिखा, परचेजेस लिखा, देन रिसीट फ्रॉम स्टोर्स लिखा, देन ट्रांसफर फ्रॉम अदर स्टोर्स लिखा। लेकिन मैंने बोला कि मटेरियल आने से सर काम कंप्लीट नहीं होता, उसको सर करने के लिए कहीं ना कहीं से वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं तो लगेंगे। तो वेजेस इनकर्ड हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ और एडमिन एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए। यहाँ पे याद रखिएगा इनकर्ड लिखना। आपको कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि मैंने पेड है, इतने आउटस्टैंडिंग, इतने प्रीपेड है, बट मेरे को उससे क्या मतलब? मेरे को तो इतना बताना है कि मेरा एक्सपेंस बेसिकली उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना हुआ, मेरा एक्सपेंस उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना हुआ। तो मैंने क्या बोला कि जो भी आपको पेड वैल्यू दे रखी थी, जो भी आपको पेड वैल्यू दे रखी थी उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे सर प्रीपेड। मैंने क्या बोला कि सर हमें एक्सपेंस इनकर्ड लिखते हैं, ना कि हमने पेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। तो हमें क्या है कि हमने क्या है सिंपल, या तो आप एक अकाउंट बना सकते हैं टी टाइप का, या तो एक आप वर्किंग नोट बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या आएगा? आपको क्वेश्चन में सिंपल ये आ जाएगा, आपको क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वेजेस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है सर? 10 रुपीज है। मतलब कि इतना सर आपने पे नहीं करा है। और आपने क्या बोला कि इस साल, इस मंथ, दिस मंथ वी हैव पेड, प्रीपेड, एडवांसेस, एडवांसेस, या क्या प्रीपेड, मतलब कि एक्स्ट्रा ही पे कर दिया है। मतलब इतनी की जरूरत भी नहीं थी, हमने उतना ही पे कर दिया। मतलब क्या 40 हमने इस बार पे कर दिया है। ठीक है, मतलब ये इतना ज्यादा पे कर दिया। और इस महीने का खर्चा हमने टोटल जो पे करा है, टोटल पे करा है, टोटल पेड, दैट इज एन 150। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, जो टोटल पेड बोला है, जो टोटल पेड बोला है उसमें सर हमारे दोनों अमाउंट होंगे, उसमें हमारे दोनों अमाउंट होंगे, इसमें हमारे दोनों अमाउंट होंगे। इस मंथ का भी होगा, इस मंथ का भी होगा, इस महीने का, ठीक है, इस महीने का भी होगा, एंड जो हमारा प्रीपेड होगा वो भी होगा।
इस महीने का भी होगा और प्रीपेड भी होगा। आंसर इज येस, बट आपको इसका बाइफरकेशन थोड़ी ना करना है। जब भी आप एंट्री पास करते हो तो आपको याद होगा हम टी शेप का फॉर्मेट बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, टी शेप का क्या है फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ मैंने डेबिट बैलेंस लिखा, यहाँ मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखा। क्रेडिट बैलेंस में मेरे 10 रुपीज़ आ रहा था, क्या है ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया 10 रुपीज़ का, ठीक है। मेरे को एक्सपेंस इनकर्ड नहीं पता, मेरे को एक्सपेंस इनकर्ड तो नहीं पता है, एक्सपेंस इनकर्ड नहीं पता, ये मैंने लिख दिया एक्स। ये मेरे को नहीं पता है, ये मेरे को नहीं पता है, ये मेरे को क्या है निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे को निकालना पड़ेगा, वेजेस इनकर्ड नहीं पता है। उसके अलावा सर मैंने क्या है, मैंने आउटस्टैंडिंग पे कर दिया। मैंने कितना है आउटस्टैंडिंग पे कर दिया, कितना पे करा यहाँ पे लेट से कि मैंने क्या है 150 रुपये का मैंने पैसा पे कर दिया है। इसके अलावा जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया है, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया वो मेरा कितना आया सर, वो लेट से कि मेरा क्रेडिट बैलेंस आ गया यहाँ पर कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, एडवांसेज जो मैंने पे करा 40 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का। बेसिकली क्या है, तो आपको अगर अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना लो, और अगर आपको ऐसा वर्किंग बनाना है तो आईसीआई जनरली वर्किंग को प्रीफर करता है, वर्किंग ऐसा बना ले। ओपनिंग बैलेंस सिंपली यहाँ पे लिख दे, ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना था, 10 रुपीज़ का मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। इसमें जो भी आपने पेमेंट करी है, जो भी आपने पेड करा है, वो आप सीधा का सीधा 150 रुपये ऐड कर दे, माइनस कर दे प्रीपेड को, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेंस इनकर्ड आ जाएगा। क्या है, आपका एक्सपेंस इनकर्ड आ जाएगा, जो कि इस महीने का एक्सपेंस इनकर्ड होगा। वो आई थिंक 120 रुपये आएगा, 120 रुपये आएगा। वो सीधा का सीधा आपका क्या आएगा, वेजेस अकाउंट में चला जाएगा। यहाँ पे वेजेस इनकर्ड में यहाँ पे चला जाएगा, और वेजेस इनकर्ड का 120 का अमाउंट यहाँ पे आप लिख दोगे। क्या ये चीज क्लियर है? सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पढ़ा कि सर जो भी हमारे मटेरियल है, ओपनिंग है, परचेजेस है, रिसिप्ट फ्रॉम स्टोर है या अदर साइड से, वो लिख दिया। उसके अलावा सर हमारे जो एक्सपेंसेस थे, लाइक से ना वेजेस था, अदर एक्सपेंसेस था, एडमिन था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस था, जो भी एक्सपेंसेस थे वो हम हमेशा क्या है अक्रूल बेसिस पे या इनकर्ड बेसिस पे लिखते हैं कि हमारा इतना क्या है इनकर्ड हो गया है, वो हमने क्या है एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया है। उसके अलावा सर हमने क्या है कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लगाते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सर क्यों लगाते हैं? सर लेट्स से कि एक स्पेसिफिक मशीन है, लाइक है ना क्रेन। क्या है, क्रेन मैंने बनाई सर 2 महीने के लिए, सर इस प्रोजेक्ट के लिए यूज हो रही है। क्या मैंने एक क्रेन मंगाई है, क्रेन मंगाई है जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए लेट्स से कि 2 महीने यूज हो रही है। क्या 2 महीने के लिए यूज हो रही है? तो मेरे को क्या लग रहा है कि आपको 2 महीने का ही तो एक्सपेंस यहाँ पे इस अकाउंट में चार्ज करोगे ऑब्वियसली। सर इस 2 महीने का सर क्या है डेप्रिशिएशन, इस महीने 2 महीने का सर क्या है डेप्रिशिएशन, सीधा का सीधा निकाल के सर आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या है चार्ज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चार्ज कर ले, वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक मशीन इशू ही कर देते हैं। क्या स्पेसिफिक मशीन इशू कर देते हैं? अगर आपने डेप्रिशिएशन निकाला तो क्या बात है, 2 महीने का डेप्रिसिएशन था जो आपने स्पेशल मशीन जो लेकर आए थे 2 महीने के लिए, तो आपने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी सर आपने ऐड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होता है कि आपका क्या था कि सर 2 महीने के लिए डेप्रिसिएशन लगा दिया, मेरे को अच्छा लगा। लेकिन सर एक चीज बताओ ना सर, हमारा प्रोजेक्ट कई करोड़ों का था, कल मेरा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अब मेरे को क्या है, मैं एक एक महीने के लिए सर मशीन थोड़ी ना लाऊंगा, मेरे को मशीन ही वहां पे खड़ी करनी होगी। लेट्स से कि मेरा ये आईपैड है, मेरा आईपैड है। अब मैं किसी से सर मैं ये थोड़ी ना बोल सकता कि यार मेरे को 2 घंटे का दे दे, 3 घंटे का दे दे। अब मेरे को क्या है कि सर ये पूरा का पूरा आईपैड खरीदना पड़ेगा। क्या एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि हमारा रिवीजन लेक्चर है, मेरे को रिकॉर्डिंग करना है, जो भी करना है, इसके लिए मेरे को स्पेसिफिक एक आईपैड या जो मशीनरी है वो मेरे को खरीदनी पड़ी। उसी को ही आई से क्या बोलता है कि सर मशीनरी इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या बोला था, जो इशूड वर्ड को याद रखिएगा, इशूड वर्ड का जो रेलिवेंस है वो बेसिकली इसी के लिए है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए। क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी वर्ड के लिए ही है। अगर आईसीआई ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हमने क्या है पी एंड एम इशूड कर दिया, क्या है पी एंड एम इशूड कर दिया है, किसके लिए सर, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इशूड कर दिया है, तो आपको नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा हमारा कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हो गया? एक तरह से हमारे कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट है उसी में डायरेक्टली आप ऐड कर ले। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपने बनाया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, अगर आपको डेप्रिसिएशन था तो डेप्रिसिएशन आप डाल सकते हैं, जो हमारे स्मॉलर पीरियड के लिए हमने लाया। यहाँ पे हमारा क्या आया, मटेरियल आया, यहाँ हमारा वेजेस आया, यहाँ हमारे एक्सपेंस आए। लेकिन अब इसके अलावा एक चीज और आएगा जो आईसीआई ने हमें दिया है, वो है पी एंड एम इशूड, मतलब प्लांट एंड मशीनरी इशूड करा है, वो स्पेसिफिक इस प्रोजेक्ट के लिए हमने क्या है इसको इशूड कर दिया है। तो क्या करेंगे, जो प्लांट एंड मशीनरी इशूड करा है, लेट्स से कि आपको इशू करा है कितने का, 100 रुपीज का आपको क्या प्लांट एंड मशीनरी इशू कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी इशूड कर दिया। अब आप बोलेंगे सर क्लोजिंग वैल्यू भी तो इसकी कुछ ना कुछ होगी। आपने बिल्कुल ठीक बोला सर, साल एंड होने के बाद सर इसकी कोई ना कोई क्लोजिंग वैल्यू आईसीआई आपको हमेशा देगा। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पी एंड एम, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पी एंड एम दे दिया, लेट से कि 70 रुपए दे दिया है, 70 रुपए दे दिया, तो आप डायरेक्टली क्या है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पी एंड एम लिख देंगे, और आपको पता चल गया कि इन दोनों का डिफरेंस तो ऑब्वियसली इस साल का क्या है कॉस्ट है। तो डेप्रिशिएशन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब है, आप डेप्रिशिएशन भी लिख सकते हैं। नीचे आपको सिंपली क्या है एक वर्किंग बनाने होगी कि प्लांट एंड मशीनरी इशूड 100 एंड देन लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 30 आएगा, एंड देन उसको लिख सकते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बट आईसीआई इस फॉर्मेट को ज्यादा प्रीफर करता है, दैट्स वाई मैंने इस फॉर्मेट को लिया है कि प्लांट एंड मशीनरी जैसे ही इशूड वर्ड अगर आईसीआई ने लिख दिया, क्या पी एंड एम
इशूड लिख दिया है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट में ही उस प्लांट एंड मशीनरी को दिखाए। ये आईसीएआई करता है, मैं भी चाहता हूँ आप भी ऐसा करें, और शायद एग्जामिनर चेकर भी चाहेगा कि आप ऐसे ही करें, और ताकि आपको मार्क्स मिल जाए। तो आई रिपीट वंस अगेन गाइस, प्लांट एंड मशीनरी इशूड लिख दिया तो पूरा का पूरा 100% जो वैल्यू आपको दे रखे 100 रुपये आप लिखोगे, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी दे दी 70 रुपये, तो आप यहाँ लिख दोगे। लेकिन अगर आईसीआई ने बोला कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी इशूड लिख दिया 100 रुपीज, बट आपको ये नहीं बताऊंगा क्लोजिंग वैल्यू क्या है, बट आपको मैं नीचे बता दूंगा कि डेप्रिसिएशन रेट क्या है, डेप्रिसिएशन रेट बता दूंगा। तो इस समय सर आपको क्या करना होगा, सिंपल वर्ड में, जो प्लांट एंड मशीनरी जो 100 रुपीज का आपको इशू करा था, 100 रुपीज का जो आपको इशू करा था प्लांट एंड मशीनरी, आप क्या करोगे, 100 लोगे, उसमें से लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन 30 रुपए का, 30% का डेप्रिसिएशन रेट लेट से बता दिया आपको आईसीआई ने, 30% का डेप्रिसिएशन रेट बता दिया आपको। तो क्लोजिंग वैल्यू सर आपकी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग वैल्यू सर आपकी क्या आएगी, वो आएगी 70 रुपये से, सीधा का सीधा आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? आपको याद रखिएगा, जब भी आपको डेप्रिसिएशन रेट दे रखा होगा तो आपको क्या है, ऐसी एक वर्किंग बनानी होगी। और अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सारी चीज़ें दे रखी हो, आपको ये नहीं बोल रखा है प्लांट एंड मशीनरी इशूड, बट प्लांट एंड मशीनरी यूटिलाइज बोल रखा है फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो आप क्या करोगे इस केस में, तो आप क्या करोगे, सिंपली वर्ड में आपको कई सारे हिंट दे रखा होगा, आपको यूटिलाइज के अलावा भी सर कई सारे हिंट दे रखा होगा, कि आपको क्या दे रखा होगा कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी वी हैव परचेज लाइक ना 1 लाख रुपीज, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज let's say it's 5,000 rupees, and life of the machine is just of 3 years, let's say 3 years is the life of the machine, and we have utilized for this for 6 month, यूटिलाइज कितने के महीने के लिए हमने यहाँ पे करा है, आपको स्पेसिफिकली बता देगा 6 मंथ के लिए हमने क्या है यूटिलाइज कर दिया है। तो आपको नहीं लग रहा कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए सर आपको सारी की सारी डिटेल दे दी है, और आपको सिंपली सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके सर डेप्रिसिएशन वहां दिखा सकते हैं। यहाँ आ जाओ दोबारा हमारे कॉन्टैक्ट अकाउंट में। कॉन्टैक्ट अकाउंट में हमने बात कर रहे थे कि मटेरियल ओपनिंग परचेजेस एंड देन अदर स्टोर से आया, एंड देन हमारे अदर साइड से आया। उसके अलावा हमने बात करी कि वेजेस इनकर्ड, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड, एडमिन एक्सपेंसेस इनकर्ड, हमने क्या है उसके अलावा हमने बात कर ली डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की, कि डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मतलब कि जितना एक्सपेंस हम इस प्लांट एंड मशीनरी का यूटिलाइज करें उतना ही एक्सपेंस यहाँ पे चार्ज करेंगे। उसके अलावा हमने ये भी बात कर लिया कि प्लांट एंड मशीनरी स्पेसिफिकली इशूड फॉर दिस प्रोजेक्ट है, तो उसको कैसे टैकल करना है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जितना मटेरियल हमने दिया, जितना हमने मटेरियल दिया, कि सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है इस प्रोजेक्ट में? आंसर इज नो। हमारा 100% तो हमारा यूटिलाइज होता नहीं, कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जो है मटेरियल हमारा हमेशा बच जाता है। तो जो क्लोजिंग मटेरियल बचेगा वो यहाँ पे लिख दोगे, बाय मटेरियल जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो लिख दोगे। जो सेल और लॉस हुआ है, सेल और लॉस का मतलब क्या हुआ सर, आपके यहाँ पे सर ये मटेरियल बचा हुआ था और आपको पता है कि सर इसका यूटिलाइजेशन तो होना नहीं है अब इस प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करोगे, या तो मटेरियल आप वापसी रिटर्न कर सकते हो स्टोर्स को, या तो वापसी आप रिटर्न करोगे स्टोर्स को, या तो एक काम करना यार यहीं से बेच दे, यहीं से बेच दो, आप स्टोर्स में बेचोगे, वेयर हाउस में बेचोगे, फिर वो वहां से बेचेगा। इससे बढ़िया अगर आपको यहीं से डील मिल गई है तो यहीं से आप इसको क्या है बेच डालो। तो इसी को यहीं पे लिख दिया कि सोल्ड कर दो मटेरियल को, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कॉस्ट पे दिखाएगा, जिस कॉस्ट पे आप लेकर आए हैं, जिस कॉस्ट पे आप लेकर आए हैं उसी कॉस्ट पे क्या है उसको आउट करेंगे। जिस भी कॉस्ट पे आप लेकर आए सोल्ड करेंगे तो उसी कॉस्ट पे सर क्या है इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट लिख रहे हैं ना कि हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं, ठीक है। तो सोल्ड में हम क्या कॉस्ट प्राइस दिखेंगे, एंड जो लॉस्ट हो गया, जो चोरी हो गया, खो गया, वो आपकी गलती है, वो क्या है वो आपकी गलती है, तो वो कॉस्ट एंड पी&एल अकाउंट में जाता है ऑब्वियसली। तो आपके इस कॉस्ट का पार्ट तो बनना नहीं चाहिए था, तो ऑब्वियसली सर हमने भी यही लिखा कि सर जो लॉस्ट हुआ उसको भी कॉस्ट प्राइस पे सर आप आउट कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? तो अब आपको क्या है कि कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पता चल गया, यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखने से पहले मेरी की एक चीज बात याद रख लीजिएगा कि जितना काम कंप्लीट हो जाता है, उसके दो हिस्से होते हैं, जो मैंने आपको बताया, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। यहाँ पे इसके यूटिलाइजेशन होता है कि जो भी आपका कंप्लीट हो गया, वर्क्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, या WIP की वैल्यू आ गई। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या होते हैं सर, एक वर्क सर्टिफाइड, एक होता है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आपको अभी हम निकाल चुके हैं सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का सर हम परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेते हैं, वो हमारा क्या आता है सर, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। और यहाँ पे क्या आता है, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड की हम बात ऑलरेडी कर चुके थे सर, हम 10 रुपीज़ की हम बात करते कि 100% कॉस्ट वो क्वेश्चन में हमें गिवन था, या 70% कॉस्ट के लिए हमारे पास कितना कितना हमें कॉस्टिंग गिवन था। और उसके अलावा सर हम अभी तो इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं, आईसीआई के इलस्ट्रेशन करेंगे, तो उसमें भी हमें पता होगा कितना इतना सर हमें गिवन था। तो बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और बच जाती है। हमें एक चीज़ और बात करी थी कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में लेते थे तो उसके दो वेरिएंट होते हैं, याद है? यहाँ पे हमने बात करा था, जो हमारा होता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जब भी होता है उसमें क्या होता है, दोनों चीज़ें होती है, हमारी कॉस्ट भी होती है, प्रॉफिट भी होती है। जो प्रॉफिट होता है उसको नथिंग बट इट्स नोशनल प्रॉफिट। तो नोशनल प्रॉफिट को मुंह पे उंगली रख के सर यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट जो आपको दे रखा होगा 10% या वैल्यू जो गिवन होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे, और इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी सर कुछ एडजस्टमेंट होती है जो कि आपको
आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कई बार ऐसे पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट लॉस्ट इज डेबिटेड टू द कॉस्टिंग पेंडल, मतलब कि प्लांट ही चोरी हो गया, प्लांट ही चोरी हो गया, वो आपका कहाँ डेबिट होता है, वो कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट में डेबिट होता है। ऐसा आपको एक नोट देकर आना होगा और उसकी एडजस्टमेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट में नहीं होगी। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी आपका चोरी चकारी जो भी हो गया है, चोरी चकारी जो भी हो गया, उससे मेरे को मतलब नहीं है, वो आपकी हमेशा कॉस्टिंग पेंडल का पार्ट बनता है। और अभी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको वर्ड अगर आपको दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, बेच दिया, इन सब का हमेशा याद रखिएगा, नोट्स बना के जरूर आइए। क्यों? क्योंकि जब भी चेकर या एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका नोट्स या वर्किंग नोट्स चेक किया जाता है कि एग्जाम में बच्चों ने लिखा है नहीं लिखा है। आई रिपीट, अगर कोई भी चीज़ आपने मटेरियल बेच दिया या कोई मटेरियल चोरी हो गया या प्लांट एंड मशीनरी चोरी हो गया, उसका एडजस्टमेंट होता नहीं है, वो सीधा क्या बोलता है कि प्लांट लॉस्ट इज डेबिटेड टू द कॉस्टिंग पेंडल। ये आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, कॉन्टेंट अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा, उसको यहाँ से सीधा का सीधा कॉस्ट से आउट कर देंगे। अगर प्लांट एंड मशीनरी अगर इशू करके अगर यहाँ पे आपने दिखा रखा है तो उसको भी इसी कॉस्ट पे सर आप उसको आउट कर देंगे। क्या यहाँ चीज क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। पेनल्टी एंड इंसेंटिव। सर पेनल्टी क्या आती है? सर आपको याद होगा जब दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा था तो मोदी जी ने बोला भाइयों और बहनों, ये बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, इसको बंद करें, अदरवाइज हम पेनल्टी लगेंगे। जो आपने पेनल्टी लगाने की बात करी थी वो आपकी गलती थी, वो आपकी गलती थी सर, कॉन्ट्रैक्ट की गलती नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टी की गलती नहीं थी। कॉन्ट्रैक्टिंग ने बोला कि काम कंप्लीट होना चाहिए, इसमें मेरी क्या गलती है? सर आप जबरदस्ती आप लॉस का उल्लंघन कर रहे हो, जो लॉस बने थे उसका उल्लंघन कर रहे हो। समरसीबल का वाटर यूज करने के लिए मिस यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो, समरसीबल का वाटर लैक से कि यूज करने के लिए मना करता, आपने जगह जगह कूड़ा फैला रखे थे, वो आपकी गलती है, आपको सही से संभाल के चीजें रखनी चाहिए थी। जो भी पेनल्टी जो भी आपको मिल रहा है वो आपका गिफ्ट है, वो मेरा गिफ्ट नहीं है। तो पेनल्टी एंड इंसेंटिव डेबिटेड टू द कॉस्टिंग एंड पेंडल। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि वो भी सर आपका कई बार इनकम अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो वो आपके इंसेंटिव है, तो वो भी आपके पेंडल में चला जाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में ऑब्वियसली हम आपको बात कर चुके थे, आपने 2-3 आइटम के बारे में बात करता हूँ। उसके अलावा सर कैपिटल अकाउंट अगर आपको गिवन है तो कैपिटल अकाउंट एक्जैक्टली सर आप यहाँ लिख दोगे। उसके अलावा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे तो आपको हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में सर आप क्या दिखाओगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस में जो नॉशनल प्रॉफिट है ना, नॉशनल प्रॉफिट, वो आप ऐड करोगे। पहले कैपिटल अकाउंट आएगा, जो भी आपको शेयर कैपिटल एंड ऑल जो भी गिवन होगा वो आप पहले के कैपिटल अकाउंट लिखा, फिर कैपिटल अकाउंट के जस्ट नीचे क्या लिखोगे? नॉशनल प्रॉफिट लिख दोगे, वो ऐड करके दिखा दोगे। उसके अलावा सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेट से कि वेजेस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के लास्ट ईयर के 10 रुपीज, याद है एक एग्जांपल ये था, तो वो नहीं आएगा। इस बार क्या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है? मैंने बोला कि सर वेजेस आउटस्टैंडिंग तो नहीं है लेकिन एडमिन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है इस बार, तो एडमिन एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है वो आप लिख देना, एडमिन एक्सपेंस जो भी आपके आउटस्टैंडिंग है वो लिख दीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट बैलेंस जो आपका है वो आप लिख दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टी का क्रेडिट बैलेंस अगर उसको कुछ पे वे करना है तो। उसके अलावा बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी अगर आया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। बिल्डिंग का जो वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मटेरियल एक्साइट एंड स्टोर का जो वैल्यू दे रखा है सर वो यहाँ पे लिख देगा। वर्क इन प्रोग्रेस की ऑब्वियसली सर आपको क्या है, दोनों वैल्यू लिखनी होगी, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड सर यहाँ पे क्यों लिखा है? ये अज्यूम करते हुए सर अगर आपको पेमेंट नहीं मिला है तो वो आपकी डब्ल्यूआईपी का सर यहाँ पे पार्ट बनता है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड यहाँ पर आप लिखेंगे लिखेंगे। और याद रखिएगा कैश एंड बैंक बैलेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस ये आपको लिखकर आना होगा, ओके। अगर लेंगे, ओके ओके ओके। एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है कि सर आपको पता है कि सर अभी बहुत ज़्यादा वॉर हो रहा है, दिन पर दिन कभी भी कभी कुछ भी वॉर हो जाता है। कभी किसी का मूड खराब होता है तो कभी बोलता है कि चलो यार आज क्या करें, आज बम फोड़ देते हैं। आज क्या कर रहे हो सर? आज यहाँ बम फोड़ देते हैं, तेल का टैंकर ज़रा चाहिए इसको उड़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है सर, आपका जो कॉस्ट है ना बे मतलब सर बढ़ता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टी के बीच में सर ये हुआ कि सर यार एक सुनो ना यार, मैं काम करने के लिए तैयार तो बैठा हूँ बट जो मटेरियल का जो प्राइस अप एंड डाउन हो रहा है वो मेरे इन हैंड तो है नहीं, वो ना आपके इन हैंड है ना वो मेरे इन हैंड है। तो अब इसके लिए करे तो करे क्या? उसने बोला कि चलो एक काम करते हैं सर, एक ऐसा क्लॉज ऐड कर देते हैं, अगर मटेरियल का कॉस्ट अगर बढ़ता है, मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ता है स्टैंडर्ड प्राइस है तो मैं क्या है, मैं आपको उसके लिए पे कर दूंगा। तो वही चीज़ ये लिखा था कि जो एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअल प्राइस है अगर स्टैंडर्ड प्राइस अगर बढ़ जाता है, मतलब एक्चुअल प्राइस लेट से कि अगर 10 रुपये था, एक्चुअल प्राइस 10 रुपये था लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारी डील हुई थी वो 8 रुपये, 2 रुपये का कॉस्ट बढ़ चुका है, तो वो क्या है आपसे क्या है, मैं चार्ज ले लूंगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बेसिस पे। वैसे ही एक्चुअल प्राइस जो लेबर्स का जो था, लेबर्स ने स्ट्राइक करी तो मेरे को बाहर से मंगाने पड़े थे लेबर, जो कि हाई रेट में मंगाने पड़े थे। स्टैंडर्ड प्राइस तो वेजेस जो मैं देता था वो देता था 400-500 रुपये, लेकिन जो मेरा एक्चुअल प्राइस जो बढ़ा वो 600 रुपये, मतलब 500 रुपये अगर मैं पे करता था स्टैंडर्ड और जो भी एक्चुअल प्राइस 600 रुपये है तो 100 रुपये मेरा पर वेजेस के अकॉर्डिंगली भरा, तो मैं उसके क्या है कॉस्ट चार्ज करूंगा। लेकिन कई बार तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सर आपका जो ये प्राइस है वो क्या है, प्राइस जो है घड़ा बट घड़ा वो बढ़ा नहीं है बल्कि घट ही गया। घट कैसे गया कि सर क्या है कि सारे के सारे जो है ना आपका डिमांड अचानक का बढ़ जाता है, तो सप्लाई भी बढ़ गई है, सप्लाई भी बढ़ चुकी है, मतलब हर चीज़ से क्या है कि हमारे लिए फेवरेबल हो गया इकोनॉमी। क्या था कि लड़ाई खत्म हुई, लड़ाई खत्म हुई और सब बोल रहे कि यार
भारत यार बंदा बहुत बढ़िया है, उसने सबको सपोर्ट करा, हमारे जो गलत समय चला था उसमें भी सपोर्ट करा। भारत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, रसिया बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। ऑयल, पानी, कहीं किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि जो पानी का रेट या ऑयल का रेट जो बढ़ा था, वो अचानक ही डिप करा, वो डिप कर गया, तो इसका मतलब क्या, डीस्केलेशन हो गया, मतलब क्या होगा, जो प्राइस का रेट जो बढ़े थे वो अब घट गए, तो अगर घटा है तो इसका भी बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टी को मिलेगा। मैंने क्या बोला कि अगर जो मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो हम क्या है, हम चार्ज करेंगे, लेकिन अगर मटेरियल के प्राइस घट गए तो, मटेरियल का प्राइस घट गए तो हम कम चार्ज करेंगे, वो बेनिफिट पास ऑन करेंगे, किसको, कॉन्ट्रैक्टी को पास ऑन कर देंगे। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है तो मेरे को बताओ, आगे बढ़े। ये वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ये क्लियर है ना? मैंने शायद वो उस समय एग्जाम्पल है तो सही दिया है, कैसे दिया मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एनीवे एक बार मैं बता देता हूँ वेजेस का क्या है कि सर जो भी आप पेमेंट करते हैं इस महीने का, जो भी आपने पे करा है सर वो बता दिया जाएगा, और आपको ये बता दिया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग इतना दे रखा है तो वो आपको ऐड कर लेंगे, अगर प्रीपेड बता रखा है कि इतना ज़्यादा पे कर रखा है तो वो माइनस कर लेंगे, ऑब्वियसली सर उससे क्या आ जाएगा, सर आपका वेजेस इनकम आ जाएगा। आई थिंक मैंने ना उस समय एडजस्टमेंट गलत कर दी थी, वो ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, ओपनिंग बैलेंस वो भी क्रेडिट बैलेंस दे रखा था, तो वो आपका अलग से आपका माइनस होना था। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये क्लियर है ना आपको? कॉन्सेप्ट तो ये सारे क्लियर है ना, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क सर्टिफाइड क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, तो हम आगे बढ़ते हैं, रिटेंशन मनी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनना है, ये सब आपको क्लियर है ना? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको क्लियर है ना? ये सब, ये आप सब आपको क्लियर है ना? अगर कोई चीज़ भी आपको पेनल्टी, ये सब बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट एंड देन एस्केलेशन क्लॉज अगर आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से अगर पढ़ के आए हैं तो आपको तो और आसानी होगी, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, सर मैं करवा दूंगा, बहुत ज़्यादा आसान है। इधर आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सर ये क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन वर्क ऑर्डर। सर आपको क्या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ एन वर्क ऑर्डर बता दे कितना सर, 1,00,000 बता दे क्या, 1,00,000 सर आपको बता दे कि सर इतना कॉस्ट है, एंड 8% ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट द ऑर्डर हैज़ बीन स्पॉइल्ड, क्या है ये खराब हो गया, मतलब 8% क्या हो गया, ये स्पॉइल्ड हो गया। तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि कितना हमारा खराब हो गया सर, 8,000 खराब हो गया। 8,000 कैसे आया सर, ये 1,00,000 था, 1,00,000 का सीधा 8% आपका खराब हुआ तो कैसे आया सर, 8,000 ऐसे आया, 8,000 ऐसे आया, ठीक है। 8% आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसका आपका 8% खराब हो गया। लेकिन जो आपका खराब हुआ है उसके लिए आपको क्या बोला है, रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2,00,000। क्या रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, वो आपका है 2,00,000, मतलब कि इतना तो हमें क्या है, रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड ऑफ वैल्यू ऑफ 2,00,000, मतलब 2,000 रुपये, 2,000 रुपये आपको रिटर्न हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो आपका 8,000 जो आपका खराब हुआ था, ये जो स्पॉइल्ड हुआ था, जो उसका स्पॉइल्ड होता, उसमें से 2,000 सर आपका क्या है, रिकवर हो जाएगा। तो नेट में हमारा लॉस क्या है सर, 6,000 रुपये का नेट में लॉस है। मतलब कि ये जो मैं बोल सकता हूँ ये हमें कैश एंड बैंक मिल जाएगा, कैश एंड बैंक मिल जाएगा, ठीक है। 6,000 बचे, अब 6,000 में से अब मेरे को बताओ नॉर्मल लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस कितना है। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के लिए कुछ बोल रखा है, नॉर्मल रेट स्पॉइलेज क्या है, 2% है, क्या है नॉर्मल रेट, क्या दे रखा है आपको, 2% दे रखा है। तो 6,000 का 2% यहाँ पे, एंड देन इसका क्या है, 6%, क्या है, मतलब क्या हुआ, जो हमारा 8% का लॉस हुआ है, जो 8% का लॉस हुआ है, ठीक है, 8% का मतलब क्या है, लॉस हुआ है, तो इसके क्या है, दो हिस्से हो गए। 2% तो हमारा नॉर्मल लॉस रहता ही रहता है, 6% क्या है सर, हमारा एबनॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस है, ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। क्या मैंने बोला कि जो 2% है वो आपका नॉर्मल लॉस है, एंड देन 6% क्या है, वो एबनॉर्मल लॉस है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। आप 2:6 के रेशो में क्या 6,000 को डिवाइड करना होगा, इधर आ जाओ, 6,000 को 2:6 के रेशो में डिवाइड कर दो, मतलब 8 से डिवाइड होगा, एंड देन 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आया 1,500। 1,500 मेरा क्या है, नॉर्मल लॉस है, 1,500 मेरा क्या है, नॉर्मल लॉस है, एंड देन 4,500 में क्या लिखूंगा, एबनॉर्मल लॉस। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपसे पूछ रखा है कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका क्या है, कॉस्टिंग जनरल मेरे को बना के दिखाओ, इसका क्या है, जनरल एंट्री आपसे पूछ रखा है। और एक चीज़ बताओ सर, मैंने आपको इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स मैंने आपको बताया था, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जब भी हम नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स बनाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जो फाइनेंस की बुक्स होती है वो अलग होती है, बनती है, एंड देन जो हमारी कॉस्टिंग अकाउंट्स होते हैं वो अलग बनते हैं। मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल अकाउंट्स ट्रांजेक्शन अलग बनती है, एंड देन जो हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन लाइक ना कॉस्टिंग जो होती है, कॉस्टिंग ट्रांजेक्शन वो यहाँ बनती है। तो जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है वो हम अपनी कॉस्ट जनरल या कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताओ, वेजेस पेड, वेजेस पेड जो था, वेजेस पेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट तो हो जाएगा, लेकिन जो कैश एंड बैंक है उसको तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। कैश एंड बैंक को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता, क्यों, क्योंकि इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करना होगा, वरना मेरी डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो उसमें मेरे को बोला कि यार सुनना,
कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ने बोला सुनो तो सही, मैंने बोला कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। मैंने बोला अच्छा, तो आप मेरे को बता दो कि एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम। उसने बोला कि GLA। क्या बोला? GLA मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कुछ भी आप एक लेजर ओपन कर लीजिए, अगर ICA ने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाता है सारा का सारा ट्रांजेक्शन कैश एंड बैंक का। अदरवाइज हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लेके चलते हैं। जनरल लेजर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बोल लीजिए, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल लीजिए, जो आपका मन है वो आप बोल लीजिए, ठीक है। GLA अकाउंट में आप लेके चले जाते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में लेके चले जाते हैं। लेट्स से कि अब आप यहाँ पर आए, अब यहाँ पे जो आपको 2000 रुपये जो रिसीव हुए, 2000 जो रिसीव हुए थे वो क्या है सर? ये आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। क्या है सर? ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली सर हमें किस वहाँ पे ट्रांसफर करना होगा? GLA में ट्रांसफर करना होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में। कहाँ पे? GLA में ट्रांसफर करना होगा, ना कि आपके कैश एंड बैंक में। तो GLA अकाउंट डेबिट कितने से हुआ मेरा सर? 2000 से हुआ। अब मेरे को एक चीज़ बताओ सर, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में जो हमने चैप्टर में पढ़ा भी था कि नॉर्मल लॉस होता है वो हमारा गुड्स यूनिट द्वारा ऑब्जर्व होता है। नॉर्मल लॉस जो होता है हमारा गुड्स यूनिट द्वारा ऑब्जर्व होता है। जो गुड्स यूनिट द्वारा ऑब्जर्व होगा मतलब WIP से जस्ट पहले। क्या? WIP से जस्ट पहले, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सर मशीनरी में सारा चीज़ें बन रही थी। WIP में जब मैं कॉस्टिंग कर रहा था कि कितने कितने मटेरियल का था, तो गुड्स यूनिट द्वारा ऑब्जर्व करने के लिए मेरे को क्या है, ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में क्या था, डेबिट करना पड़ा। ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट में सर क्या है, नॉर्मल लॉस जो भी होता है वहाँ पे मैं डेबिट कर देता हूँ, ताकि सारे के सारे जो गुड्स यूनिट जो WIP में बन रहे हैं वहाँ पे मैं उसमें कॉस्ट एलोकेट कर सकूँ। सिंपल वर्ड में अगर मैं बात करूँ तो जो नॉर्मल लॉस होता है वो मेरा सारा का सारा ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चला जाता है। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में चला जाता है, और जो 4500 रुपये का जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो हमेशा की तरह से मेरा कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। कितने? 4500 से डेबिट हो जाएगा। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में मेरा चला जाएगा 1500 रुपये से डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट में सर मेरा कितना चला गया है? ये रहा सर 2000 चला गया। एंड देन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में मेरा चला गया है 1500। कॉस्टिंग P&L मेरा चला गया 4500 वर्क इन प्रोग्रेस। क्यों? क्योंकि सर हमारा वहाँ पे ही तो WIP जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था वहीं से तो मेरा सारा का सारा लॉस हो रहा था, वहीं से मैं उसको क्या है, क्रेडिट कर दूंगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब क्या है? जो हमारा क्या था, कैश हमारे पास आया था, बट हम यहाँ पे GLA दिखते हैं इसलिए हमने वहाँ पे GLA लिख दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन या क्रेडिट व्हाट गोज आउट यहाँ पे हो गया। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे हमने एक और रूल होता है कि जो हम गोल्डन रूल पढ़ते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब मेरे क्या था, ओवरहेड कॉस्टिंग अकाउंट को डेबिट करा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट जो एबनॉर्मल लॉस थे उसमें मैंने क्या, डेबिट व्हाट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस का रूल लगा के मैंने क्या, सारे के सारे एक्सपेंस डेबिट कर दिए। एंड देन मेरा यहाँ पे गोज आउट WIP में से 8000 चला गया। क्रेडिट व्हाट गोज आउट को मैंने क्रेडिट कर दिया। मैंने कॉस्ट अकाउंट के रिवीजन में भी मैंने आपको अच्छे से बताया था। अगर नहीं है तो एक बार प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज कर ले, आपको अच्छे से हो जाएगा। बाकी ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको क्लियर है कि नहीं, एक बार मेरे को एक बार कमेंट करें और मेरे को बताएं। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर प्लीज़ आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रिक्वेस्ट है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, जो मैं आपको पूरे के पूरे हम रिवीजन सीजन में बात कर रहे थे कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की पूरी पूरी कॉस्टिंग निकालनी होती है। सर वो कैसे निकालोगे? प्राइम कॉस्ट तो सर हमारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है किसी कॉस्ट के। मैंने क्या बोला? जो हमारी प्राइम कॉस्ट होती है, जो हम कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ के आए हैं, क्या होता है? DM होता है, DM होता है, DW होता है, एंड डी डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सारे के सारे एलोकेबल एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्टली हमने एलोकेट करते हैं। लेकिन जो हमारे ओवरहेड्स होते हैं, वो डायरेक्टली एलोकेबल नहीं होते। तो हम इसके लिए क्या बोलते हैं, हमने ओवरहेड चैप्टर में पढ़ के आए थे कि सर हम इसका क्या है, एक रिकवरी रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? एक इसका रिकवरी रेट बनाते हैं, जिसके बेसिस पे सर हम क्या है, एलोकेट करते हैं। क्या? एक रिकवरी रेट बनाते हैं कि सर लेट्स से कि जो मेरा वर्क्स ओवरहेड्स है, वर्क्स ओवरहेड है या फैक्ट्री कॉस्ट है, वो मेरा है X% ऑफ वेजेस। मैंने क्या बोला? जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो मेरा X% ऑफ वेजेस है, या एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, इट इज एन X% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट या वर्क कॉस्ट का X% है। इसके बेसिस पर सर क्या है, हम रिकवरी रेट के बेसिस पर सर हम क्या है, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्या? एब्जॉर्ब करते हैं ओवरहेड्स को। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर है? तो अब हम क्या है, आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें क्या बोल रखा था कि बेसिकली हमारा क्या एक जॉब है, जॉब नंबर क्या है, 303। क्या है? जॉब नंबर 303 है। अब उसके क्या है, कुछ कॉस्ट दे रखी है आपको। क्या है? कुछ कॉस्ट दे रखी है, लाइक से कि मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, एंड देन क्या दे रखा है आपको, चार्जेबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 70, 45 एंड 5 दे रखे हैं सर। लेकिन ये तो हमारे क्या दे रखे हैं, ये तो हमारे प्राइम कॉस्ट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? प्राइम कॉस्ट दे रखे हैं।
प्राइम कॉस्ट दे रखी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि सर हमें प्रॉफिट चाहिए होता है 1/3 ऑफ है ना एक्सपेंसेस कॉस्ट, मतलब क्या होता है जो भी हमारा जो कॉस्ट होता है उसका सर हमें 1/3 के अराउंड का हमें चाहिए होता है। मैंने बोला ठीक है हम ले लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने क्या है ओवरहेड्स मेरे को बताया नहीं है। तो ये जॉब का जो आपने बनाया ना, यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है। क्या है ये मिसिंग है? जो आपका इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट है। अब क्या है ओवरहेड्स को आपको एब्जॉर्व करना चाहिए था। यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एक प्रिपेयर करो जॉब शीट का एंड साथ साथ कैलकुलेट करो इंटायर रिवाइज कॉस्ट। क्या है रिवाइज कॉस्ट मेरा क्या है पूरा पूरा कैलकुलेट करो यूजिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल फिगर। मतलब क्या है करंट फाइनेंशियल ईयर का जो है आपको एक्चुअल फिगर दे रखा होगा। यहाँ पर आपको क्या है एक्चुअल जो आपको फिगर दे रखा है इसमें क्या है एक्चुअल ओवरहेड्स दे रखे होंगे। एक्चुअल ओवरहेड्स दे रखे होंगे। अब इस एक्चुअल ओवरहेड्स को क्या है एलोकेट करना होगा। एलोकेट सर किस में करोगे? एलोकेट करना होगा सर जॉब 303 में, जो हमारा इन हमने जिसका हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। जॉब 303 का जो हमारा कॉस्ट शीट बन रहा है, जिसका हम क्या है कॉस्टिंग बना रहे हैं, उसमें क्या है सर आप इसको एलोकेट करोगे या कॉन्टैक्ट अकाउंट में जो भी आप बना रहे हैं। इन्होंने क्या बोला है कॉस्ट शीट बनाएगा, तो कॉस्ट शीट जो बना रहे हैं उसमें क्या है आप इसको एलोकेट करोगे, या कॉन्टैक्ट अकाउंट पड़ गया तो कॉन्टैक्ट अकाउंट में क्या है सर उसको एलोकेट करोगे। उसके लिए आप क्या बनाओगे सर एक ओवरहेड रिकवरी रेट। क्या निकालना होगा सर? ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना होगा। ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना होगा। ओवरहेड रिकवरी रेट जैसे आप ऐड करोगे तो आपका क्या है एक्चुअल में कॉस्ट आ जाएगा। अभी मेरे को क्या क्या दे रखा है, मेरे को यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ तो मेरे को पता चलता है कि सर मेरे को क्या है प्राइम कॉस्ट दे रखी थी, मटेरियल दे रखी थी 70 रुपए का, यहाँ पे वेजेस दे रखी है 45 रुपए। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है 3 डिपार्टमेंट दे रखे, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड। ये नहीं पता डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का क्या है कि कितना कितना खर्चा था एक्चुअल में। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि 2.5 रुपए का खर्चा है, 2.5 रुपए का खर्चा है। मतलब क्या हुआ डिपार्टमेंट एक्स का क्या है 8 घंटे काम करा है, 8 घंटे काम करा है, 2.5 रुपए का खर्चा है, तो कितने रुपए हुए? यहाँ पे हुए 20 रुपए। ठीक है। डिपार्टमेंट वाई ने 6 घंटे काम करा है, 6 घंटे काम करा है 2.5 रुपए के हिसाब से, तो मेरा कितना हुआ 6 दूनी 12 और 3 15, 15 रुपए का खर्चा हुआ। एंड देन 4 रुपए के हिसाब से मेरा यहाँ पे है चैट डिपार्टमेंट में, चैट डिपार्टमेंट में तो मेरा कितना खर्चा हुआ 2.5 रुपए के हिसाब से, 4 दूनी 8 और एक 10, 10 रुपए का यहाँ खर्चा हुआ। तो यहाँ पे अगर इसको टोटल करोगे तो आई थिंक ये 45 ही बनेगा। ये देखें 45 वेजेस का रेट आ गया। ठीक है, ये वेजेस का रेट आ गया। सर ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा है? अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि जब मैं ओवरहेड रिकवरी रेट बनाऊंगा वेजेस का, तो मैंने आपको क्या बताया था ओवरहेड रिकवरी रेट के लिए जो फैक्ट्री कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन रेट निकलता है जनरली किस पे निकलता है? वेजेस के रेट पे ओवरहेड रिकवर करते हैं। मैंने क्या बोला जो फैक्ट्री का जो कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट जो हम रिकवर करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट जो हम रिकवर करते हैं वो किसके बेसिस पे हम ओवरहेड रिकवरी रेट बनाते हैं? ओवरहेड रिकवरी रेट हम किसके बेसिस पे बनाते हैं? आपने कई सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा भी है, आपने कॉस्ट शीट रिजॉल्व करके आए हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट का जो हम रिकवरी रेट बनाते हैं वो वेजेस के बेसिस पे बनाते हैं कि वेजेस हमारी इतनी प्रोपोर्शनली हमारे यूटिलाइज होती है, तो किसके बेसिस पे ये हम क्या है ओवरहेड रिकवरी रेट बनाएंगे। किसके बेसिस पे? इसके बेसिस पे सर हम क्या ओवरहेड रिकवरी रेट बनाएंगे। अगर मैं इधर बात करूं, इधर मैं बात करूं तो एक्चुअल पी एंड एल मेरे को दे रखा था जिसको एनालाइज करने के लिए बोल रखा है, जिसको एनालाइज करने के लिए बोल रखा है। तो अब मैं एनालाइज करते हैं। चलो वेजेस आपको दे रखा है, यहाँ पर क्या है 10,000 एक्स का दे रखा है, वाई का 12,000 दे रखा है एंड जेड का 8,000 दे रखा है। और यहाँ पे आपको ये भी बोल रखा है सर ओवरहेड्स कितना कितना गिवन है। ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट एक्स का दे रखा है 5,000, वाई का दे रखा है 9,000, जेड का दे रखा है 2,000 दे रखा है। ये लेकिन ये एक्चुअल दे रखा है, पूरी कंपनी का दे रखा है। ये एक्चुअल दे रखा है, पूरी की पूरी कंपनी का दे रखा है, पूरी कंपनी का दे रखा है। मेरे को तो जॉब 303 के लिए चाहिए था, मेरे को तो जॉब 303 के लिए चाहिए था। तो अब मैं क्या करूँ? अब मेरे को क्या करना होगा? मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को तो ओवरहेड रिकवरी रेट बनाना होगा। जो ओवरहेड रिकवरी रेट बनाऊंगा, जो ओवरहेड जो मेरे को यहाँ पे दे रखा है फैक्ट्री के जो ओवरहेड दे रखा है वो किसके बेसिस पे रिकवरी रेट बनाऊंगा? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे मैं बनाऊंगा। डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे अगर मैं रिकवरी रेट बना दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये भी दे रखा है कितने कितने घंटे यहाँ पर इन्होंने काम करा। डिपार्टमेंट एक्स ने 8 घंटे, वाई ने 6 घंटे, जेड ने इतने घंटे काम करका, उसका डिपार्टमेंट वाइज मेरे को कॉस्ट भी दे रखा है। तो मैं ये रिकवरी रेट यहाँ पे लगा सकता हूँ जितना भी परसेंटेज आएगा। सर बोलना क्या चाहते हो? बोलना मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं एक रिकवरी रेट बनाता हूँ, ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट। ठीक है, किसका? एक्स वाई एंड जेड का बनाऊंगा। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड का। अब मेरे को एक चीज बताओ सर किस बेसिस पे मैं एलोकेट करूंगा? सर मेरे को यहाँ पे सर दे रखा है, सर यहाँ पे 10,000 दे रखा है, सर वेजेस दे रखा है एंड यहाँ पे मेरे को दे रखा है सर 5,000 का। सर क्या है सर यहाँ पे ओवरहेड्स आ रखा है। तो 5/10 कर दूं, 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू में 100। तो मेरे को एक चीज बताओ सर मेरा रिकवरी रेट कितना आएगा? 50%। 50% मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट आएगा। ठीक है, वैसे ही वाई का अगर मैं बात करूं तो 12,000, 12,000 दे रखा है मिनट, और ये 9,000 दे रखा है आपको ओवरहेड। ठीक है, तो 9,000 आपको ओवरहेड दे रखा है, मेरे को ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है। तो 9,000 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू में 100। ठीक है, 3 जीरो तो 3 जीरो गए एंड देन 9/12, 9/12 करो। तो 9/12 करा
इंटू में क्या करा, इंटू में 100 करा, ठीक है, ये आ गया 75%। कितना है, 75% आ गया। मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट कितना आया सर, 75% आया वाई का। जेड का मेरे को बताओ सर कितना आया सर, मेरे को ओवरहेड दे रखा है जेड का, कितना दे रखा है, 2000 दे रखा है, और यहाँ पे जो वेजेस दे रखी है वो दे रखी है 8000। तो 2/8 करना है, 2/8000 करना है, इंटू में 100, 3 जीरो से 3 जीरो के 2 चौक 8, एंड यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 25% आ गया मेरे यहाँ पे ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया। ये मेरे पास क्या है, ओवरहेड रिकवरी रेट आ गया। लेकिन अब मेरे को क्या ओवरहेड चार्ज करना होगा, ओवरहेड कैसे चार्ज करूंगा, मेरे को क्या डिपार्टमेंट एक्स का ये पता है वेजेस कितना है, इस पे चार्ज करना है। मेरा ओवरहेड रिकवरी रेट क्या है, इतना पता है, तो यहाँ पे 20 लिख दो, 50% 20 का, यहाँ पे 10 आ गया। वैसे यहाँ पे क्या है, 15 है, इसका 75% है। एंड देन यहाँ पर क्या है, ये क्या है, 10 है, 10 का क्या है 25%, 10 का क्या है 25%, ये रहा 2.5। एंड देन 15 का 75% करोगे तो कितना आएगा, 15 का 75%, 11.25, 11.25 सर मेरा ये आ गया सर, आपका क्या आ गया, ओवरहेड्स आ गया। अब मेरे को एक चीज बताओ, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई होगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट क्या है, 120 प्लस में 10 प्लस में 11.25 प्लस में 2.5, ठीक है, 120, 120 प्लस में 10 प्लस में 10 प्लस में 11.25 प्लस में 2.5, ये आया 143.75, 143.75 मेरा यहाँ पर ही आ गया। लेकिन यहाँ पे तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आया है, ये तो मेरा फैक्ट्री कॉस्ट आया। क्या कुछ और भी आइटम मेरे को लाइक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन ओवरहेड, या मेरे को कोई प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है जिसका रिकवरी रेट बनाना हो, तो नीचे चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए नीचे चलते हैं। तो मेरे को पता चला कि इन्होंने हम फैक्ट्री कॉस्ट निकाला, मैंने बोला अच्छी बात है, आपने भी फैक्ट्री कॉस्ट निकाला, हमने भी क्या है वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया है। यहाँ पे इन्होंने 2 लाख बोला, मैंने अच्छी बात है। यहाँ पे जीपी आया है, उसको इग्नोर करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस मेरे को आया है 20,000 रुपये। अब मेरे को सेलिंग एक्सपेंस लाया है, मतलब कि सेलिंग एक्सपेंस को भी कहीं ना कहीं मेरे को ओवरहेड को एब्जॉर्ब कराना होगा। अब मेरे को एक चीज बताओ कि सेलिंग जो मेरे पास एक्सपेंस है वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, 20,000 है, इसका कितना परसेंटेज है, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2 लाख है। वर्क्स कॉस्ट का कितना है, क्योंकि मेरे पास तो यही डाटा अवेलेबल है, तो मैं इसके बेसिस पे ही सर क्या है अभी मैं निकाल सकता हूँ। क्या चीज़ें क्लियर है, चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे मेरा 10% आया, मतलब कि जो मेरा जो सेलिंग जो कॉस्ट आया वो 10% आया वर्क्स कॉस्ट का, क्या है 10% आया वर्क्स कॉस्ट का। अगर मेरे को ये पता है कि 10% आया वर्क्स कॉस्ट का, और मेरे पास जो वर्क कॉस्ट अगर मेरे पास फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास भी गिवन है, तो मैं इसका 10% अगर मैं कर लूँ तो मेरे पास क्या सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा, मेरे पास क्या सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा 14.375, क्या मेरे यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई मेरे को क्या वो दे रखे, क्या ओवरहेड दे रखे इसके अलावा, इधर आओ, क्या मेरे को इसके अलावा कोई ओवरहेड दे रखे हैं, स्माइल नहीं दे रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा क्लियर हो गया है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ओवरहेड्स नहीं दे रखे, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट आएगा, इसमें सर आपको प्रॉफिट ऐड कर देना होगा, और इससे के बाद हमारा क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। इसको अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर ये दे रखा है इसका आंसर, यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको यहाँ पे हमने प्राइम कॉस्ट लिखा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड देन चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये आपका प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके अलावा सर आपने ओवरहेड को एलोकेट करा, जिस भी रेशियो में रिकवरी रेट जो आपने बनाया था उसके बेसिस पे सर आपने एलोकेट करा, एंड देन यहाँ पे इसको ऐड करा, 143.75 आया। देन आपका वर्क कॉस्ट आया, वर्क कॉस्ट बोले फैक्ट्री कॉस्ट बोले बात एक ही है, आई से मार्क्स नहीं काटता है। सेलिंग एक्सपेंस लिखा, सेलिंग एक्सपेंस लिखते ही आपने क्या है उसका एब्जॉर्प्शन रेट निकाला 10% वर्क कॉस्ट का, उसी के बेसिस पे सर हमने इसको एब्जॉर्ब करा। इसके बाद हमारा टोटल कॉस्ट आया, हमारा टोटल कॉस्ट आने के बाद 20% ऑफ टोटल कॉस्ट करा, ताकि मैं क्या प्रॉफिट निकाल सकूं, एंड देन सेलिंग प्राइस मेरा आ गया 189.76। क्या ये चीज क्लियर है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। आगे हमारा बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जो कि हमें क्या है कंप्यूट करने के लिए बोल रखा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या बोल रखा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट सर कैसे निकालोगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलोगे विच हैज बीन 90% कंप्लीट, मतलब क्या हुआ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का, तो कैसे निकालोगे। लेट्स से कि आपको ये टाइमलाइन ऑफ प्रोजेक्ट दे रखी है, क्या है ये आपको टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट दे रखी है। अब आपको क्या है कि आपको कॉस्ट बताओ, अब आपको क्या है प्रोजेक्ट का कॉस्ट बताओ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जैसे लेके आपको 100 रुपये दे रखा है, इसका अगर कॉस्ट अगर आपको पता हो तो वो डायरेक्टली माइनस कर लोगे, तो आपका क्या है प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या होता है कि काम हमेशा क्या पूरा 100% कंप्लीट हुआ नहीं होगा, अगर 100% कंप्लीट हो गया होगा तो हमें पता ही होगा प्रॉफिट क्या है। ठीक है, इतना आसान तो होगा नहीं, इसलिए ऐसे क्या है कभी कभार ना चीजें ट्रिकी कर देता है। ट्रिकी क्या करता है, जैसे सिंपल वर्ड में क्या बोला, जैसे इसी एग्जांपल में ले लीजिए कि 90% का क्या है आपका क्या है काम कंप्लीट हो गया, क्या है 90% का काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ जो ये प्रोपोर्शनेट है, इसमें से हमारा कुछ प्रोपोर्शन क्या होगा, वर्क सर्टिफाइड होगा, एंड कुछ क्या होगा वर्क अनसर्टिफाइड होगा, वर्क अनसर्टिफाइड होगा, वर्क अनसर्टिफाइड होगा। ठीक है, जो वर्क अनसर्टिफाइड होगा उसका तो हमें पता होता है वो हमेशा कॉस्ट पे रहता है, जो वर्क सर्टिफाइड होता है वो हमेशा क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के परसेंटेज पे होता है, कॉन्ट्रैक्ट परसेंट
N2 में परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो भी हमारा क्या है वर्क सर्टिफाइड हुआ होगा उसका कुछ परसेंटेज होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कुछ वर्क परसेंटेज जो हमारा होता है उसके बेसिस पे होता है। जो ये वर्क सर्टिफाइड होता है इसके भी हमारे दो प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉस्ट प्लस में नॉशनल प्रॉफिट। क्या चीजें क्लियर है? क्या चीजें क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या जो है हमें है कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए किसकी। एक जो हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, एक जो काम हमारा 10% कंप्लीट नहीं हुआ उसका कॉस्ट पता हो, उसके अलावा जो 90% जो काम कंप्लीट हुआ है उसका कॉस्ट पता हो। ठीक है, 10% जो काम कंप्लीट नहीं हुआ उसका कॉस्ट पता हो, जो 90% काम कंप्लीट हो गया उसका कॉस्ट पता हो। उसके भी दो हिस्से हो गए, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड का कॉस्ट पता हो। वर्क अनसर्टिफाइड तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी आएगा, लेकिन वर्क सर्टिफाइड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड होगा। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का क्या है, उसके भी दो प्रोपोर्शन हो गए, कॉस्ट प्लस नॉशनल प्रॉफिट। मतलब कि वर्क सर्टिफाइड का अलग से हमें कॉस्ट पता हो एंड देन वर्क अनसर्टिफाइड तो हमें कॉस्ट में ही होता है। लेट्स से अब ये तो हो गया। अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट बता दिया। मतलब क्या हुआ कि 90% काम कंप्लीट करने के लिए मेरे को इतना परसेंट बता दिया कि ये ऑब्वियसली हमारा क्या सारा का सारा एक बार में आपको बता दिया। मतलब कि हमारा तो काम ही आसान हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट बता दिया, मतलब 90% जो हमारा ये काम खत्म करना था वर्क सर्टिफाइड प्लस में वर्क अनसर्टिफाइड में जो हमारा खर्चा आना था वो आपको बता दिया 22.5 लाख आपको एक्जैक्टली बता दिया है। आपको कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर आपको बता दिया 2.5 लाख। तो मतलब अब तो ये तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। 22.5 लाख प्लस में 2.5 लाख कर दोगे तो आपका क्या, आपका ये पता चल जाएगा कि आपको कितना मतलब क्या है टोटल कॉस्ट लगना है। ये कितना आएगा, 25 लाख आएगा। 25 लाख आएगा, 22.5 लाख प्लस में 2.5 लाख कर दोगे तो सर ये आपको आ जाएगा 25 लाख का सर टोटल आपको क्या कॉस्ट लगना है अब तक। अब मेरे को अभी ये जानना है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे रखा है 32.50 लाख। 32.50 लाख में से अगर मैं 25 लाख अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को क्या है प्रॉफिट पता चल जाएगा। क्या मेरे को प्रॉफिट पता चल जाएगा 7.5 लाख का। आई थिंक 7.5 लाख आएगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 7.5 लाख आएगा। ठीक है, 32,50,000 माइनस में 25 लाख करोगे तो आपका 7.5 लाख का प्रॉफिट आएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? और नीचे आपको जो दे रखी है ना चीजें, ये आपको अच्छे से कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है कि वर्क सर्टिफाइड इतना है, वर्क अनसर्टिफाइड इतना है, कैश रिसीव्ड इतना है, फलना ढिमकाना इतना है। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें करनी होगी आपको इग्नोर, जैसे वो करती थी। सर भावुक मत हो। वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड कैश रिसीव्ड का जो आपको ये दे रखा है ये आपको करना होगा इग्नोर। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, कुछ भी दम नहीं था। ठीक है, ये रहा 7.5 लाख का सर हमारा क्या है आ गया है प्रॉफिट। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा टोटल आ गया है। क्या ये चीज क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में पढ़ जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 काफी ज्यादा बढ़िया इलस्ट्रेशन है। इसमें क्या है कि आपको क्या है कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाने के लिए कह रखा है। क्या है कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाने के लिए कह रखा है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रोपोर्शन आपका डेफिनेशन का, दूसरा होता है कि प्लांट एंड मशीनरी इशूड कर रखी है। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मेरे को बताओ क्या ये क्वेश्चन ईजी है, कठिन है, कैसा है, मजेदार है। ठीक है, जब तक एक बार आप पढ़ो मैं जरा पानी लेकर आया हूँ। पानी पी, आप एक बार जरा वाटर पे कर देना चाहते तो लीजिए प्लीज। क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन अगर आ जाओ। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, मतलब जो भी हमने कॉन्सेप्ट करे थे ना उसके बेसिस पे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रखा है सर, आपको बोल रखा है सर हमने मटेरियल परचेज करा। मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, इसको ऐड कर देंगे। मटेरियल ड्रॉन फ्रॉम द स्टोर्स, मतलब हमने स्टोर से कुछ मटेरियल निकाला यहाँ पे डालने के लिए, तो हमने क्या ऐड कर दिया, वेजेस हमने दे रखी 2,25,000 की, ये हमने ऐड कर लिया। यहाँ वर्ड इशू कर रखा है क्या, प्लांट इशूड। क्या वर्ड इशू कर रखा है, प्लांट इशूड। मतलब क्या है, सीधा का सीधा हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चार्जेबल एक्सपेंस दे रखे वो ऐड कर देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है ये ऐड कर देंगे। क्या ये चीज क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं।
द कॉन्ट्रैक्ट वाज 20 लाख रुपए का है। इट कमेंस ऑन अप्रैल 1। अप्रैल 1 को ये सर स्टार्ट हुआ था। द वैल्यू ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड आपको दे रखी है सर, कितनी दे रखी है ऑन 28 फरवरी, कितना सर 13 लाख की सर आपको वर्क कंप्लीटेड की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब वर्क कंप्लीटेड में दो पार्ट होते हैं, वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना हुआ है। ठीक है, 13 लाख तो आपको वर्क की वैल्यू दे रखी है। 10,40,000 वाज कैश रिसीव्ड, हमें तो कैश का रिसीव्ड भी हमें वैल्यू दे दी है 10,40,000, मतलब बहुत अच्छी बात है। द बैलेंस ऑफ द बिंग रिटेंशन मनी, क्या है रिटेंशन मनी है, मतलब कि 13 लाख का जैसे मैंने बताया था ना, दो टुकड़े हो गए। 13 लाख में से हमें 10,40,000 तो हमें क्या रिसीव्ड हो गया। 13 लाख जो है हमें है उसमें से 10,40,000 सर हमें क्या है रिसीव्ड हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,60,000 रुपए क्या है, ये क्या है रिटेंशन मनी है। 2,60,000 क्या है, ये क्या है रिटेंशन अमाउंट है। ये सर हमें क्या एक्जैक्टली सर अमाउंट के टर्म्स में गिवन है। अगर एक्सट्रैक्ट ऑफ हमें क्या बैलेंस शीट बोलेगा तो हम वहाँ पे अलग से अदर रिसीवेबल में हम अलग से दिखा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड इज सब्सिक्वेंटली टू द आर्किटेक्ट सर्टिफाइड इज इन वाज ₹60,000 देयर आल्सो लाइंग इन स्टोर मटेरियल ऑफ द वैल्यू ऑफ इतना इतना दे रखा है। मतलब आपको क्या क्लोजिंग वैल्यू भी आपको दे दिया है। क्या है क्लोजिंग वैल्यू सर आपको कितनी दी है सर, यहाँ पे 40,000 दे दिया। इट इज एस्टिमेटेड द 31 मार्च एंड क्या क्या दे रखा है आपको, 30,000 दे रखा है। ये क्या दे रखा है, 30,000 दे रखा है। अब इधर सुनो, आपको क्या क्या दे रखा है, एक तो मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, ये मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल सर कितना दे रखा है सर, यहाँ पर आ जाओ, ये कितना दे रखा है सर, ये 40,000 दे रखा है। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल दे रखा है 40,000, ये तो आप सीधा क्या क्रेडिट में ले जाओगे कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, उसके अलावा सर यहाँ पे आपको क्या प्लांट एंड मशीनरी का क्या दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 31 मार्च में। ये 31 मार्च में क्लोजिंग बैलेंस दे दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या है, पी एंड एम दे रखा है। पी एंड एम को क्या है, सीधा आप अगेन क्रेडिट में यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दोगे जाकर 30,000 रुपए। और एक्जैक्टली सर यही करना है इस पूरे क्वेश्चन में, और काफी ज्यादा आसान से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इधर आओ, अगेन हमने जो ऊपर मटेरियल परचेज स्टोर इशूड वेजेस प्लांट चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्टली जो ऊपर जो एक्सपेंस दे रखे थे वो सारे के सारे हमने क्या है डेबिट साइड में लिख दिया है। क्या यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस दे रखे थे सारे के सारे मैंने क्या उठा के डेबिट साइड में लिख दिया है। कोई दिक्कत तो है नहीं इस चीज में। लेकिन इसके बाद सर हमें क्या वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू दे रखी थी। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड क्या था, 13 लाख बोल रखा था। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ बोल रखा है, 60,000। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड यहाँ बोल रखा है 60,000। ये देखो वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड यहाँ बोल रखा है 60,000। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बोल रखा है 60,000। ठीक है, इधर आ जाओ, ये हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल अनयूज्ड एंड प्लांट अनयूज्ड आपको दे रखा था। यहाँ पर आपको ये कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, जो भी आपका वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू दे रखा होगा, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब है इसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या है नोशनल प्रॉफिट होगा। नोशनल प्रॉफिट होगा, नोशनल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सिंपली बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कॉस्टिंग पेंडल में आप क्या है नोशनल प्रॉफिट को आप लेके चले जाओगे। कॉस्टिंग पेंडल में क्या है नोशनल प्रॉफिट लेके चले जाओगे। अब बच्चों को डाउट होता है कि सर मैं कॉस्टिंग पेंडल लिखूँ नोशनल प्रॉफिट लिखूँ। सर आप कुछ भी लिख दो, बस आपको आईसीआई को दिखाना है कि मैंने प्रॉफिट में इतना प्रॉफिट ट्रांसफर करा है, इतना प्रॉफिट ट्रांसफर करा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आईसीआई चाहता है आपसे। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, ये भी इलस्ट्रेशन नंबर 5 ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट मैं एक बार ऊपर ऊपर से आपको करवा देता हूँ। या आपको होमवर्क में दूँ, या मैं देखने दो इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या है उसके बाद। इलस्ट्रेशन नंबर 6 भी इसी है, काफ़ी आसान है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 अच्छा है। मेरा तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे भागने का मन कर रहा है एक बारी में, पता नहीं क्यों। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 नहीं 5 आ जाओ। हाँ 5 4 हमने देख लिया ना। हाँ 4 देख लिया, इधर आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 5 अगेन बहुत का ईजी इलस्ट्रेशन है। अगेन जो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बारे में पूछा गया, सबसे पहले हमें क्या कुछ प्राइम कॉस्ट हमें गिवन होती है, वो हमेशा की तरह हमें गिवन है मटेरियल इशूड वेजेस एंड देन सैलरी टू फोरमैन हमें गिवन दे रखी है। तो ये डायरेक्टली क्या है सीधा का सीधा आप ऐड कर लोगे। लेकिन हमेशा की तरह सर क्या आपको प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ ना कुछ ध्यान दे रखा होगा। तो मशीन की कॉस्टिंग आपको दे रखी है 2,60,000 हैज बीन द साइट फॉर 146। मतलब क्या हुआ कि अब आपको स्पेसिफिकली बता देगी इतने दिनों के लिए सर ये साइट पर अवेलेबल थी, इतने साइट पे टेम्परेरी लाए गए थे। तो आपको क्या निकालना होगा सर, डेप्रिशिएशन के लिए आपको हिंट दे रखा है कि हमारी जो मशीन की कॉस्टिंग थी, याद है मशीन की कॉस्टिंग दे रखी हो, उसके लिए डेप्रिशिएशन कितने टाइम के लिए दे रखा हो, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी हो, स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो, तो आपको क्या डेप्रिशिएशन निकाल दोगे। डेप्रिशिएशन कैसे निकालोगे सर, 2,60,000 की सर हमारी कॉस्टिंग थी, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है सर 15,000 दे रखी है। ठीक है, 15,000 दे रखी है। ठीक है, 7 साल की इसकी लाइफ है, 146 डेज हमने यहाँ पे साइट पे यूज करा है, 365 डेज पूरे साल भर में होते हैं। तो आपका क्या है डेप्रिशिएशन की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका डायरेक्टली क्या है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चला जाएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चला जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है, या ये चीज क्लियर है। मैंने आपको बताया था अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी इशू दे रखा तो डायरेक्टली वो कॉस्ट ले जाओ और क्लोजिंग बैलेंस वहां पे लिख लो। लेकिन जब आपको पूरी की पूरी डेप्रिशिएशन वैल्यू निकालने के लिए कह रखा हो कि कॉस्टिंग इतनी है, लाइफ इतनी है, इतने दिनों के लिए यूज करा हुआ है एंड इतनी स्क्रैप वैल्यू है, तो वो क्या है उसके बेसिस पे सर आपको क्या निकालना होता है, आपको निकालना होता है डेप्रिशिएशन की वैल्यू, जो कि आप उसके लेके जाते हैं कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट में। लेकिन आपको बोल रखा है सुपरवाइजर को पे करा है 8,000 हैज डिवोटेड 1/2 आवर, मतलब 8,000 जो आप पे करते हो
उसमें से उसने क्या है अपना आधा दिन ही यहाँ पे देता है। मतलब सुपरवाइजर क्या करता है कि शाम में आता है, सुपरवाइज करके चला जाता है। सुबह वो देखा, अपने उसको बोला कि ये काम है, आगे ट्रांसफर करा, फिर शाम में दोपहर लंच के बाद जाता है, बोलता है अच्छा 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 इतना इतना काम हो गया है। मतलब आधा दिन अपना पूरा डिवोट करता है। तो उसको क्या है आधा दिन की ही सैलरी है क्या है हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लेके जाएंगे, तो 8,000 का क्या करेंगे हाफ कर देंगे। लेकिन कितने महीने इसने काम करा है, जितने महीने काम करा होगा, जितने महीने से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ होगा, कितने महीने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, कब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ क्या कमेंसमेंट दे रखा है। हाँ हाँ, ये रहा 1 जुलाई 2020 को ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। मतलब 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब टोटल 8 महीने ये यहाँ पर डिवोट करा है इसने। 8 महीने के अराउंड 9 महीने का हुआ है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 9 महीने तो है। 9 मंथ के अराउंड इन्होंने क्या है अपना पूरा का पूरा क्या है अपने डिवोट करा अपना टाइम, आधा दिन। ठीक है, 8,000 सैलरी देते थे, आधा दिन डिवोट करता था। कितने महीने, 9 महीने सर इसने क्या है डिवोट करा है। ठीक है, ऑल अदर एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आपको दे रखे सर 1,36,500 डायरेक्टली आप ऐड कर देंगे। मटेरियल इन हैंड एट कॉस्ट, ये क्या क्लोजिंग वैल्यूज दे रखा है, तो ये क्या आप सीधा का सीधा क्या है क्लोजिंग वैल्यू दे रखा है, तो क्रेडिट साइड में आप दिखा दो। कॉन्टैक्ट अकाउंट जो बनाओगे उसके क्रेडिट साइड में क्या है, क्रेडिट साइड में क्या है आप उसको दिखा दोगे। ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड कवरिंग द 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, क्या है सर्टिफिकेट जो इशू करा है उसको क्या है, नहीं पहले इधर आ जाओ। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 20 लाख, क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको क्या दे रखा है 20 लाख दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरी की पूरी दे रखी है सर आपको 20 लाख दे रखी है। एंड देन 31 मार्च 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, द आर्किटेक्ट इशूड 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेड 7.5 लाख, कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन पेड, ये तो पेमेंट दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2/3 आपका काम कंप्लीट हो गया। 20 लाख की वैल्यू थी, 20 लाख की वैल्यू थी, 2/3 आपका काम कंप्लीट हो गया। मतलब कि क्या हुआ, जो 20 लाख था उसका 2/3 आपने क्या है काम कंप्लीट कर दिया। 20 लाख का क्या है 2/3 आपने काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन आर्किटेक्चर तो और महान है, 20 लाख था, इसका 2/3 तो आपने काम कर लिया। ठीक है, लेकिन आर्किटेक्ट ने क्या बोला कि मैं तो 50% ही अप्रूव करूंगा, तो 10 लाख का काम इसने क्या है अप्रूव कर दिया है। अब आपको क्या है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी होगी, मतलब कि WIP की वैल्यू निकालनी होगी, वर्क कॉस्ट की वैल्यू निकालनी होगी। हियर इट इज, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालनी होगी एंड वैल्यू ऑफ अनसर्टिफाइड। अब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालोगे, अगेन ये चीज आपको पता है कि वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट निकालनी होगी। इधर देखो, कंप्लीट वर्क है, कंप्लीटेड वर्क में से जो कॉस्ट है, कॉस्ट टिल डेट मेरे को बता सकते हो क्या, आपको पता है कॉस्ट टिल डेट क्या आपको पता है? कंप्लीटेड वर्क में से कॉस्ट टिल डेट आपको पता है कि कितनी है? यहाँ पे सर हमने क्या पूरे के पूरे क्वेश्चन में सर ये हमें पता है कि कॉस्ट टिल डेट क्या आती है। ये है मेरे प्राइम कॉस्ट, उसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड देन ये सारी की सारी कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, ये रहा मटेरियल इशूड, वेजेस, फोरमैन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड, ये सारी की सारी क्या है मेरी कॉस्ट टिल डेट थी, वो मैंने लिख लिया। एंड देन मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मैंने माइनस कर दिया, मशीन की क्लोजिंग वैल्यू, एंड देन ये सब मैंने माइनस कर दिया। एंड देन मेरा क्या है वर्क कॉस्ट बैलेंस फिगर आ गया। ये था मेरा कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट, ये था मेरा कॉस्ट टिल डेट। क्या ये चीज तो आपको पता चल गया? अभी जो कॉस्ट टिल डेट है इसमें से क्या है मेरे को वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड दोनों की वैल्यू निकालनी है, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी है। वो सर कैसे निकालोगे? सर वो भी बहुत आसान है, वो भी बहुत आसान है। वो सर कैसे आसान है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सर जो 10,49,000 है वो कितने वैल्यू के लिए है, 2/3 के लिए है। किसके लिए? 2/3 के लिए है। क्या आपको ये निकाल सकते हो कि 100% के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? 10,49,000, मतलब क्या हुआ 2/3 का वर्क कंप्लीट के लिए मेरे जो कॉस्ट लगी थी वो लगी है 10,49,000। तो मेरे को एक चीज बताओ 100% वर्क कंप्लीट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी? 10,49,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, 10,49,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ÷ 2, ये आएगा 15,73,500, 15,73,500 आएगा। ये 100% के लिए। आप बोलोगे सर ये जब 2/3 दे रखा है तो वहाँ पे जाके क्या होगा? ये 2/3 मैं एक बार समझा देता हूँ जिसको नहीं पता ये कैसे हुआ है। तो 10,49,000 यहाँ लिखा है, ठीक है, ये 3 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जाके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा 10,49,000 मल्टीप्लाई बाय 3/2। क्या ये चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है 15,73,500। अब 15,73,500 में भी आपको क्या है कि आधा काम का आपको क्या है अप्रूवल दे दिया, आधे काम का अप्रूवल नहीं दिया है। आधे काम का आपको अप्रूवल दे दिया, 50% का क्या है आपको अप्रूवल दे दिया है, 50% का आपको अप्रूवल नहीं दिया है। तो 50% के लिए कॉस्ट क्या होगी? 15,73,000 का 50% करो, 50% करो, ये आ गया 7,86,500, 7,86,500। ठीक है, 7,86,500 तो सर आपकी 50% की कॉस्ट थी, 50% की कॉस्ट थी। क्या मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेरे को पता है सर कितना है? सर 20 लाख। कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? सर 20 लाख है, 20 लाख है। अब मेरे को एक चीज बताओ वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड,
सर कैसे आएगा इसका 50%? इसका 50% करोगे तो मेरा कितना आएगा सर? सीधा 10 लाख रुपए आएगा। क्या आएगा? सीधा 10 लाख रुपए। अगर मेरे को नॉशनल प्रॉफिट निकालना हो तो वो कैसे निकालूंगा? एनपी नॉशनल प्रॉफिट अगर मेरे को निकालना हो तो नॉशनल प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? वो सिंपली सर क्या है, 10 लाख में से सर माइनस कर दूंगा 7,86,000। कितना? 7,86,500 सर मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा एनपी नेट प्रॉफिट या नॉशनल प्रॉफिट, जो बोलना है वो बोल दीजिए। 10 लाख में से 7,86,000 में माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या है? एनपी आ जाएगा, नॉशनल प्रॉफिट। ये आ गया मेरा। अरे यार, 10 लाख माइनस में 7,86,500, ठीक है। ये आ गया 2,13,500, ठीक है। 2,13,500, ये मेरा क्या है? 2,13,500, ये मेरा क्या है? नॉशनल प्रॉफिट है, ठीक है। 2,13,250 आया एग्जैक्टली, इन्होंने कैलकुलेट करा होगा, कहीं हमसे गड़बड़ हो गया होगा, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2,13,250 आया, ये क्या मेरा नॉशनल प्रॉफिट है। ये मेरा क्या नॉशनल प्रॉफिट है। मेरा वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू आ गई 10 लाख रुपए। मेरा क्या है? बैलेंसिंग फिगर अगर मेरे को लिखना हो तो बैलेंसिंग फिगर में क्या लिखूंगा? 2,62,500, ये मैं लिख सकता हूँ। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर या वर्क सर्टिफाइड की मेरे क्या है? वैल्यू आ जाएगी। इसका 2/3 कर दो, इसका 15,73,500 का अगर मैं 2/3 कर दूंगा, 15,73,000 कितना है? 500 ना। एक बार बोला, इसका मैं 2 से डिवाइड करूँ, 750 आता है। अच्छा, मैंने 500 लिख दिया था, इसलिए मेरा यहाँ पे 250 का गैप आ गया था। कोई नहीं, ठीक है, इसको अब दोबारा नहीं छेड़ेंगे। 15,73,500 है, इसका 2/3 करना है। 15,73,500 का क्या है? 2/3 कर दो। 2/3 की कॉस्ट आ गई 10,49,000। 10,49,000 आ गई। अभी मैं कितना बुक कर चुका हूँ? मैं कितना बुक कर चुका हूँ? मैं बुक कर चुका हूँ कॉस्ट, ये रहा 7,86,500। 7,86,500 लिख लो एक बार के लिए, जितना मैं ले रहा था अप्रॉक्स में। ये रहा 2,62,500, बट 2,250 आएगा ऑब्वियसली, मेरा एग्जैक्टली वो 2,62,250, ठीक है। 2,60,250। क्या चीज़ क्लियर है? क्या ये चीज़ क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा क्या है, आपको क्या है, वर्किंग नोट बनाना होगा। किसका सर? पहले डेप्रिसिएशन का। ठीक है, पहले डेप्रिसिएशन का, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो उसका वर्किंग नोट बनेगा। वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड का अलग से आपको क्या है, वर्किंग नोट बना के लेकर आना होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये क्या है? बहुत ही आसान काम है, बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट आसान है ये वाला। प्रोजेक्ट बोलते बोलते प्रोजेक्ट ही आसान है, क्वेश्चन आसान नहीं रहा। एनीवे, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब आईसीएस चाहेगा कि आपका टाइम किल हो लेकिन आपको मार्क्स पूरे मिले, क्या बोला? टाइम किल हो बट आपको मार्क्स पूरे मिले, तो ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेंड करोगे? क्वेश्चन पेपर अटेंड कैसे करोगे अगर टाइम किल का ऑप्शन आ गया तो? कोई नहीं, इधर आ जाओ। सबसे पहले आपको क्या, टॉप 5 क्वेश्चन आपको बोला जाता है कि आपको करने कितने, टॉप 5 क्वेश्चन आपको करना होता है। मैं अपना बता रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी क्या है, एग्जाम्सन आई थी, ठीक है। मेरी एग्जाम्सन आई थी कॉस्ट एंड एफएम में, तो वो एग्जाम्सन कैसे आई थी उसी का ही तरीका बता रहे हैं। टॉप 5 जो आपको क्वेश्चन करने होते हैं, सिंपल वर्ड में सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका कंपलसरी हो गया, इसको साइड में कर लो, ठीक है। बाबा का प्रसाद है, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, खाना ही खाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन आपका सेपरेटली कर लो, एक क्वेश्चन अलग से, एक क्वेश्चन जो आपका है, जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आपको एंड में करना है, एंड के लिए ये छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर जो क्वेश्चन होंगे, मतलब क्या है, ये जो आपको 3 क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 करना, सॉरी, 3 क्वेश्चन जो है आपको क्या है, जो आपके टॉप 3 क्वेश्चन होंगे, टॉप 3 क्वेश्चन, टॉप 3 नंबर जो क्वेश्चन होंगे, टॉप 3 जो क्वेश्चंस होंगे, वो आप सबसे पहले अटेंड करेंगे। वो सबसे पहले अटेंड करेंगे 1.5 आवर्स में सर, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा टाइम लगा मत लीजिएगा, अदरवाइज आप संकट में पड़ जाएंगे। 1.5 आवर्स बोला है, बल्कि आप 1.5 आवर्स मत लिख के चले, ये 1.2 लिख के चले। 1 घंटा 20 मिनट एग्जैक्टली। आप अपने घड़ी में, टाइम में कुछ भी करना है, यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं देना है। किसी भी हालत में 1 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना है। कई बार क्या होता है कि आई से कुछ लेंथी क्वेश्चन पूछता है, तो उससे आपको पैनिक भी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आईसीए ने अगर इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन अगर आपको पूछा है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, जिससे आपको क्या है, मार्क्स मिल जाएंगे और जल्दी जल्दी वो हो भी जाएगा, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। 1 घंटा 20 मिनट में आपको क्या, टॉप 3 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद जो एमसीक्यू होंगे, उसको आपको मैक्सिमम 20 मिनट में कंप्लीट करना है। हो सके तो 15 मिनट में बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 20 मिनट के लिए उसमें कंप्लीट करें। और जो आपका ये सारा का सारा काम है, 3 क्वेश्चन जो आपके टॉप क्वेश्चन है एंड देन 20 मार्क्स का जो एमसीक्यू है, वो आपका 1 घंटे 40 मिनट में कितना है, कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे 40 मिनट में सर आपका कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपका कंपलसरी 1 क्वेश्चन है, कंपलसरी 1 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको एक्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके लिए आपको 40 मिनट डिवोट करने होंगे।
होंगे, अप्रॉक्सीमेट 40 मिनट लगते ही लगते हैं, कई बार बच्चों को 50 मिनट भी लगते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 50 मिनट ले ले। और जो आपने जो एंड के लिए क्वेश्चन छोड़ रखा था उसको 20 मिनट से 30 मिनट मैक्सिमम दे, ठीक है, इतना टाइम दे, एंड में आप फटाफट करके खत्म करके आप आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आ रहा, कैलकुलेशन एरर हो गया, कुछ नहीं, उसको स्किप करके आगे बढ़े, आप उसको क्या स्किप करके आगे करें। मेरे मार्क्स और ज़्यादा इंप्रूव हो सकते थे, मेरे मार्क्स अराउंड 90 प्लस भी जा सकते थे, अगर मैं एक क्वेश्चन जो मेरा हल्की सी मार्किंग एरर के चक्कर में उसके फॉर्मेट काट के मैं एंड तक अगर नहीं करता होता ना, तो मेरे मार्क्स 90 प्लस तक चले जाते। मतलब इतना ही ज़्यादा आसान मेरे को लग रहा था कि क्वेश्चन था, मतलब मेरा टाइम में तो बहुत ज़्यादा आसान था पेपर, मतलब एएफएम का पेपर मेरा बहुत आसान गया था। वो तो मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरे पापा, मेरा और मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। जो बच्चे जानते हैं अच्छे से कि हम तीनों के तीनों 1000 किलो के अराउंड, 900 किलो के अराउंड हम दब गए थे, एंड 2 महीने तक मैं चल भी नहीं पा रहा था। जो मेरा था एग्ज़ाम सेंटर, वो मेरे को 3rd फ्लोर पे दिया, मैंने कोई फॉर्म भी नहीं भरा हुआ था कि कोई मेरे सपोर्ट के लिए आए। तो मना कर दिया पेरेंट्स को भी बाहर जाने के लिए, और मेरे भाई को भी कि ये ऊपर अब अकेले जाएगा, क्योंकि इसने कोई भी फॉर्म वॉर्म नहीं भरा, और वो बड़े अच्छे थे, उन लोग थे, उन्होंने मेरे कोई सपोर्ट नहीं करी। तो मैं जब ऊपर तक पहुँचा था तो मेरा है करते हुए रहता था, पूरे पसीने-पसीने रहता था। तो 15 से 20 मिनट तो मेरा सेटलमेंट रहता था। पेन किलर लेके जाता था, 2 पेन किलर, क्यों? क्योंकि सर मेरा 1 पेन किलर में तो होता नहीं था। ये तीसरी मंजिल तक चढ़ाई करना है 2 पैर से, क्योंकि आपसे पैर से तो चला जाता नहीं है, और आप ऐसे आप लुढ़क-लुढ़क के, घिसट-घिसट के तो जाओगे नहीं, लिफ्ट तो होती नहीं है, तो कैसे कोई बंदा करेगा? मतलब एक बार तो मेरे को याद है कि पेपर लिखते-लिखते मेरे को बाथरूम में जाके मैंने वॉशरूम के नाम पे गया और मैं रो रहा था वहाँ पे। 5 मिनट तो जाके मैं रो कर आया, मैं बोला कि यार ये क्या करूँ? मेरे लाइफ़ में ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? मतलब इतना बुरा हाल हो रखा था मेरा, मैंने फिर भी अपने बोथ ग्रुप निकाले, बोथ ग्रुप सीए फाइनल का एक बार ही में निकाला। और मैं हमेशा से ये सोचता था कि यार मेरे को रैंक आ सकती थी, अगर मेरे को इतना ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी शायद ना होती तो। बोथ ग्रुप निकाला, मेरे को खुशी इस बात की है कि बोथ ग्रुप निकाला, बट जो था ना एग्ज़ाम हॉल में जो मेरी हालत रहती थी कि मेरे को अभी जाना, दोबारा शाम को हॉस्पिटल जाना है अपने लिए, पापा को भी लेके जाना होता है, अपने को भी लेके जाना है, सबको लेके जाना है, पेन किलर खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बस एग्ज़ाम सेंटर में तो उसको मैं सही बताऊँ तो मैंने घर पे बोल रखा था, मम्मी मैं तो ये इसको एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर की तरह देकर आ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मॉक टेस्ट है मेरा, ये मैं इसको एग्ज़ाम की तरह ट्रीट नहीं करता, मॉक टेस्ट पे है, मॉक टेस्ट की तरह मैं मान के चल रहा हूँ। पास हो गया, बहुत बढ़िया, मेरे को खुशी है इस बात की। अगला अटेम्प्ट नहीं लगा। बट इस चीज़ का कहीं न कहीं ना मेरे को दिल पे लगता है कि अगर काश थोड़ी हेल्थ ने अगर सपोर्ट किया होता, मैं पेपर लिख पाता, क्योंकि गर्मी का ही मौसम था, आपको पता है गर्मी में और ज़्यादा हालत बुरी रहती है, पसीने-पसीने से लपतप और पेन से दपादप, और इतना बड़ा एल्डर बंदा दाढ़ी मूँछ आ रखी है और बाथरूम में जाके रो रहा है, लिटरली मेरे तो आँखों से आँसू ही आँसू आते रहते थे। तो पेपर के बीच में तो वो सब चीज़ें रहती थी, मतलब क्या बताऊँ मैं, इतना ज़्यादा वैसा था, मेरे को आज भी दिल से सोचता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार व्हाई विद मी, मतलब एंड आप जब आप इतना करते हो, इतना मेहनत करा, तो ऐसा लगता है मेरे को आज भी ना, बहुत ही ज़्यादा लगता है कि क्यों नहीं मेरी रैंक आई। एंड हाँ, क्लियर हो गए, नो डाउट क्लियर हो गए, बट एक ना अंदर से ना दिल में हमेशा से रहता है, कोने में ना, आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी कर लोगे ना, आपको हमेशा दिल में रहेगा कि यार व्हाई, ऐसा क्यों? एक बार इसको पढ़ो, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये काफ़ी ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, इसको पढ़ो। इसमें बेसिकली क्या बोल रखा है कि सर आपको ना 2018, 19, 2019, 20 और 20-21 का सर आपको डाटा दे रखा है। आपको 3 साल के सर आपको क्या है, आपको बोल रखा है सर आपको कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाना है। इसका मतलब ये हुआ 2018-19 में जो काम कंप्लीट करा होगा वो 2019-20 का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? मैंने क्या बोला, 2018-19 में जो आपने काम कंप्लीट करा होगा वो 2019-20 का कहीं न कहीं ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और 2019-20 में जो आप कंप्लीट करोगे काम वो 2020-21 का क्या है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा। 2018-19 में जो भी आपका नोशनल प्रॉफिट होगा, वो नोशनल प्रॉफिट आप ट्रांसफर करा दोगे ओपनिंग बैलेंस 2019-20 के लिए। 19-20 में जब कैलकुलेट करोगे एग्रीगेट नोशनल प्रॉफिट दोबारा निकालोगे 2 साल का, एंड देन वो आप 2020-21 में ट्रांसफर कर दोगे नोशनल प्रॉफिट। ठीक है? बहुत ज़्यादा ही आसान और बहुत ज़्यादा दिलचस्प क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक अगेन बिना प्लांट एंड मशीनरी के तो सर हमारा क्या है, क्वेश्चन ही नहीं बनता है। प्लांट एंड मशीनरी के एडजस्टमेंट के बिना तो सर ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। इसको जरा एक बार समझिएगा, प्लांट कॉस्टिंग क्या-क्या है, 3 लाख सर आपको दे रखा है वाज़ बॉट, 3 लाख, ये रहा। प्लांट कॉस्टिंग 3 लाख वाज़ बॉट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सर 3 लाख का सर आपने मशीनरी परचेज़ करा है, ठीक है? जब काम स्टार्ट होता है उससे पहले ही सर आपने क्या है, ये मशीनरी परचेज़ कर लिया, किसके लिए सर, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर आपने क्या है, इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर आपने मशीनरी परचेज़ करा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे ना सर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे भैया, तो यहाँ सुनिएगा, प्लांट एंड मशीनरी सर जो आप इश्यू करोगे, यहाँ 3 लाख लिख दोगे, ठीक है? इसका जब क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे जो भी आएगा क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या बोला हुआ है
कि डेप्रिसिएशन वाज टू बी चार्ज 25% पर एनम, द कॉन्ट्रैक्टर पे 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 75% दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको क्या है, प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, आपको 3 ईयर्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है। देखा, आपका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इक्वेशन बहुत ज्यादा आसान है, बट ठीक है, टाइम किलिंग के लिए मैंने बताया कि, और टाइम किलिंग क्या है, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। आपको क्या टाइम किलिंग मैनेज करना पड़ेगा। 3 लाख है, 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो सर आपको क्या है, 25% बोल रखा है। 3 लाख का क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन है 75,000। तो मेरे को एक चीज बताओ सर, क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, कितना है, 2,25,000। तो क्लोजिंग बैलेंस 2,25,000 लिखिएगा यहाँ पर। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप सेकंड ईयर का जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे ना, तो याद रखिएगा जो सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो ना, तो जो 2,25,000 है वो एक्जैक्टली सर यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए P&M में, P&M में, ठीक है। इसका 2,25,000, ठीक है। उसके बाद सर दोबारा डेप्रिसिएशन निकाले 2,25,000 का, कितना सर, कितना, 25%, इसका कितना, 0.25%। ये आपने निकाला 56,250, 56,250 निकाले, 2,25,000 में से आपको माइनस करना है, इसका आएगा 61,500, ठीक है, 61,500 आया, ठीक है। ये आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, जो ये 1,68,500 आया, ये दोबारा ईयर 3 का जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका क्या है, ओपनिंग बैलेंस आप लिख दीजिएगा 1,68,500, 1,68,500। ये छोटी सी चीज बच्चे भूल जाते हैं, तो ये भूलिएगा मत कि प्लांट एंड मशीनरी का सर जो आपने इशू करा है 3 लाख, वो वहीं पर पड़ी हुई है, उसको वापस नहीं लेकर गए हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस जो 2,25,000 आया, वो दोबारा सेकंड ईयर में सर क्या है, वहां पे कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड देन वहां पे क्या आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, एंड देन उसको क्या है सर, आपको क्या है, थर्ड ईयर में ट्रांसफर करना होगा 1,68,500, एंड देन यहाँ से भी 25% का डेप्रिसिएशन चार्ज करके यहाँ पे क्या क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों का मैंने आपको यहाँ पे लिखा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं आपको कहीं भी नहीं लिखा कि सर प्लांट मशीनरी की क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको खुद ही निकालना होगा। मटेरियल, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की वैल्यू दे रखी है, ये भी आपको नहीं निकालने के लिए बोल रखा है। सीधा का सीधा ये जो आपको जो 4 कॉस्ट दे रखी है ना, वो चारों के चारों कॉस्ट क्या है सर, सीधा का सीधा क्या है, आप ऐड कर ले, आप सीधा का सीधा ऐड कर ले। ये आपका क्या हो जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉस्ट आ जाएगा। एक मिनट, हेलो, क्या आ जाएगा, ये इस कॉन्ट्रैक्ट का इस साल के लिए कॉस्ट आ जाएगा 18-19 के लिए, फिर इन सबको 19-20 को ऐड करोगे तो ये आपका क्या कॉस्ट है, दे रखा है 20-21 का भी सर आपको क्या कॉस्ट दे रखा है। सर आप जब कॉस्ट निकाल लोगे तो आपको क्या टोटल कॉस्ट आ जाएगा, इस काम को कंप्लीट करने के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है। आपको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू भी दे रखी है सर, 60 लाख, कितने दे रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दे रखी है 60 लाख, 60 लाख। क्या ये चीज क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है। तो आपको एक चीज और बता दो कि मेरे को वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू दे रखी है, वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू दे रखी है, किस पे दे रखी होती है, हमेशा एट कॉस्ट दे रखी होती है, किस पे दे रखी होती है, एट कॉस्ट दे रखी होती है। जबकि ये हमें क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का क्या प्रोपोर्शनल दे रखा होता है, किसका दे रखा, हमें प्रोपोर्शनल दे रखा होता है, किसका, हमें जो भी हमारा क्या है वर्क सर्टिफाइड है। अब आपको क्या करना होगा, इसका जो ये दे रखा है ना क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड, इसको क्या है, इसको क्या है, यहाँ पे WIP लिखो, WIP अलग से यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। और जो ये वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है ना, यहाँ पे अलग से एक अकाउंट बनाओ, जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड जो है यहाँ पे निकालो, और यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट निकालो। मतलब क्या कहना चाहता हूँ, इधर आओ। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया 1 साल के लिए, ईयर 1 के लिए, ठीक है। ईयर 1 का लिए सर जो आपने अकाउंट बनाया था सर, इसमें सबसे पहले तो सर क्या है, मटेरियल का एक्सपेंस लिखो, ठीक है, वेजेस का एक्सपेंस लिखो, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लिखो, अदर एक्सपेंस लिखो, प्लांट एंड मशीनरी इशूड लिखा, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का क्या है, आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखा। अब क्या है, WIP निकालना है, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, ये तो आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है, ये तो आपको गिवन है। अब ये यहाँ पर कैसे आएगा, ये आपको गिवन है, 1 मिनट को, ठीक है, कोई नहीं। आप वर्क सर्टिफाइड की यहाँ पे वैल्यू लिखो, कोई नहीं, इन्होंने मेरे को लगा कि अलग से नोशनल प्रॉफिट का अलग से एक अकाउंट बनाया होगा, वहाँ ये लोग एक्यूमुलेट करोगे, बट कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे जो है ना वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू लिखो, ये क्या है, जो वैल्यू आपको दे रखी है वर्क सर्टिफाइड की एक्चुअल वैल्यू लिखो। जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो आपका क्या रहेगा, नोशनल प्रॉफिट रहेगा। क्या रहेगा, नोशनल प्रॉफिट रहेगा, नोशनल प्रॉफिट रहेगा। नोशनल प्रॉफिट को उठा के अलग से कॉस्टिंग P&L का अकाउंट में लेके चले जाओ, हाँ दे तो रखा है। नोशनल प्रॉफिट के अकाउंट वैल्यू को उठा के सीधा क्या है, आपको कॉस्टिंग P&L में लेके जाना है, ठीक है। कॉस्टिंग P&L में ले जाओगे और इसको क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। इस बार लॉस आए, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। वैसे ही सेकंड ईयर का बनाओगे, सारा का सारा पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ
प्लांट लिखोगे, उसके बाद सारा का सारा सर आपको क्या है एक्सपेंस लिखना होगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को लिखना मत भूलिएगा, इसको लिखना मत भूलिएगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा। ओपनिंग बैलेंस है डब्ल्यूआईपी का, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, एंड देन यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो अगेन सर आपका क्या रहेगा सर, वो रहेगा सर नोशनल प्रॉफिट रहेगा, क्या रहेगा, नोशनल प्रॉफिट रहेगा सर। उसको क्या है सर आपको कॉस्टिंग पेंडल में क्या है ट्रांसफर करोगे, ये कॉस्टिंग पेंडल में ट्रांसफर करा, एंड देन आपका क्या है बैलेंसिंग फिगर सर क्या है 2 साल का बैलेंसिंग फिगर का आपको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है। थर्ड ईयर के लिए अगेन सर प्लांट के सर क्या है आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा जो ईयर सेकंड से कैरी फॉरवर्ड आ रखा है, डब्ल्यूआईपी की वैल्यू लिखोगे, एंड देन सारे के सारे एक्सपेंस लिखोगे। देन हमारा प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस आया, देन हमारा क्या है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरी की पूरी वैल्यू है 100% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो लिखोगे, 100% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ये लिखा 60 लाख। क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर तो हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया था। एंड देन जो ये बैलेंसिंग फिगर है वो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे कॉस्टिंग पेंडल में हम क्या ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्टिंग पेंडल में ट्रांसफर कर देंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पिछले साल का जो हमें जो दे रखा था वो आ गया है, ठीक है। इधर आ जाओ, नॉशनल लॉस आया इस बार, अच्छा लॉस आया ना, एक मिनट। तो अब आ जाओ अपने लास्ट इलस्ट्रेशन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके इधर आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 रह गया तुम्हारा आखिरी, इधर आओ। हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं सर हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर हुए कितने 17.5 लाख के, 17.5 लाख का सर हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, जिसमें मैं क्या है एस्केलेशन क्लॉज भी है। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब सर क्या होता है बेसिकली कि आपका जो प्राइस अगर बढ़ गया है, अगर आपका जो प्राइस बढ़ गया है तो आप आगे चार्ज कर लेते हो, अगर लेकिन प्राइस का अगर रेट कम हो गया है तो वो आपका क्या डिस्कलेशन हो जाता है, उसका बेनिफिट भी आगे पास ऑन करते हो। मैंने क्या बोला कि जो एस्केलेशन होता है दैट इज डिपेंडिंग ओवर द प्राइस, प्राइस के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है कि प्राइस अगर अप हुआ है तो उसका क्या है हम आगे क्या है आपसे चार्ज करेंगे, अगर प्राइस की वैल्यू घटी है तो हम क्या है उसका बेनिफिट भी आगे पास ऑन करेंगे। आपको पता है आए दिन आजकल लड़ाई वड़ाई हो रही है तो प्राइस पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मार्केट हो गई है, मटेरियल का प्राइस कभी भी बढ़ घट जाता है, तो उसके बेसिस के लिए हम क्या है आगे अपने कॉन्ट्रैक्टी से ये पूरा का पूरा प्राइस हम चार्ज करते हैं कि अगर जो मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मैंने आपको बताया क्या इतनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इतने स्टैंडर्ड आवर्स मेरे यहाँ पर काम होने हैं, इतने स्टैंडर्ड क्वांटिटी और इतने स्टैंडर्ड आवर्स मेरे काम होने हैं। रेट आपके पास भी अवेलेबल है, रेट मेरे पास भी अवेलेबल है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अगर रेट में एक्चुअल में से अगर कुछ भी जो एक्चुअल प्राइस था अगर वो घट गया तो मैं क्या है वो आगे आपसे चार्ज करूंगा जो मेरे स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारे बीच में डील हुई है। अगर स्टैंडर्ड प्राइस से अगर रेट बढ़ जाता है तो मैं आगे आपसे चार्ज करूंगा। ऑब्वियसली अगर एक्चुअल प्राइस का रेट कम हो जाएगा तो वो बेनिफिट आपका पास ऑन हो ही जाएगा। एक्चुअल अगर वेजेस का रेट पर ओवर अगर बढ़ गया है तो वो भी मैं आपसे चार्ज करूंगा, अगर घट गया है तो वो भी मैं आपको बेनिफिट आगे पास ऑन कर दूंगा। क्या ये चीज क्लियर है? एस्केलेशन तो ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने एक चीज और बात को बोली कि यार ठीक है एस्केलेशन क्लॉज तक मेरे को ठीक है, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मेरे बीच में जो आपके बीच में लगा है 5,000 रुपये, 5,000 क्वांटिटी हमारे इस प्रोजेक्ट में लगनी है। अगर कल को आपने 5,050 क्वांटिटी लगा दी, 5,000 हाँ 5100 क्वांटिटी लगा दी, अगर इन 4900 क्वांटिटी लगी मतलब कि अगर क्वांटिटी कम ज्यादा लग गई तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में सर कुछ नहीं होगा, इस केस में सर हम इसको क्या करेंगे इग्नोर करेंगे। सर इग्नोर क्यों करेंगे सर, ये आपकी गलती की वजह से अगर आपको कोई एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, कोई एबनॉर्मल लॉस अगर आपकी गलती की वजह से हो रहा है कि साइड पे लग रहे थे 5,000 लेकिन आपने लगा दिए 5,050, जो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है जो एक्सप्रेशनल जो आप क्या है मटेरियल लगाए जा रहे हो, मटेरियल लगाए जा रहे हो, तो ये इट्स योर लॉस, इट्स योर लॉस कि आपने कॉस्टिंग ढंग से नहीं करी। और उसी केस में सर 4900 मटेरियल लगाए तो ये आपका बेनिफिट है कि आपने अच्छे से यूटिलाइजेशन करा, कि आपने सही से मटेरियल लगाया, वेस्टेज कम से कम होने दी। तो अगर आपको कोई वेस्टेज का बेनिफिट होता है या आपका एफिशिएंसी, अगर आपने एफिशिएंसी अच्छे से किया और आपके स्टाफ एफिशिएंट जिसकी वजह से कि कम आपको ओवर्स लगे, आपके स्टाफ अच्छे थे एफिशिएंट थे जिसकी वजह से मटेरियल कम लगा, तो उसका बेनिफिट आपको पास ऑन होगा। और अगर आपके स्टाफ घटिया थे आपको मटेरियल ज़्यादा लगा तो ये गलती आपकी, ये कॉस्ट आप बेयर करोगे, मैं नहीं बेयर करूंगा। आई रिपीट वही चीज़ें इस पे बोल रखी है कि अगर मैंने एस्केलेशन की अगर मैं बात करूँ, एस्केलेशन की अगर मैं बात करूँ तो एस्केलेशन कैसे निकालोगे। अगर यहाँ पे देखो तो स्टैंडर्ड मेरा था 50 लेकिन हुआ प्राइस घट गया 48, मतलब क्या हुआ 48 माइनस में 50 कितना हुआ -2, -2 का क्या हुआ कि प्राइस कम हुआ है। तो आपको क्या बेनिफिट पास ऑन करना होगा, कितनी क्वांटिटी के लिए बेनिफिट पास ऑन करोगे सर, 5,000 के लिए आप बेनिफिट पास ऑन करोगे। वैसे ही 79 हो गया है, मतलब 80 का स्टैंडर्ड प्राइस था लेकिन 79 हो गया है, तो -1 के अकॉर्डिंगली सर आप 3,500 सर क्या है बेनिफिट पास ऑन कर दोगे। उसी के अकॉर्डिंगली जो प्राइस था 60 से 66 हो गया तो 6 रुपये से प्राइस बढ़ा है, तो आप अगेन 2,500 रुपये के हिसाब से आप प्राइस चार्ज करोगे। वैसे ही 70 का जो हमारा वेजेस था वो 72 का हो गया, मतलब 2 रुपये से क्या कॉस्ट बढ़ी है, तो 2 रुपये के हिसाब से सर आप क्या है 2,000 घंटे का सर आप प्राइस चार्ज करोगे। 75 था 75 ही रह गया, जीरो है, कोई प्राइस का कोई खेल नहीं, 65 था
66 हो गया, ₹1 के हिसाब से 3000 घंटे का सर आप क्या है प्राइस चार्ज करोगे। ये होता है एस्केलेशन। लेकिन हमारे क्या है अकाउंटेंट भाई साहब ने आई थिंक इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ कर दिया कि क्या हुआ है, ये तो हो गया एस्केलेशन, जो कि आप क्या है एस्केलेशन के अकॉर्डिंगली आप क्या है इतना चार्ज करोगे। ये तो आ गया आपका एस्केलेशन की वजह से जो आपका प्राइस आएगा वो आप यहाँ पे चार्ज करोगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या है टोटल एस्केलेशन प्राइस आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा, ये क्या है आप एडिशनली चार्ज करोगे, ये आपको क्लेम मिल जाएगा, ये आप क्लेम आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ बताओ, लेकिन एक चीज़ बताओ, जो आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटी की वजह से डेविएशन हुआ है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी बढ़ गई, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कम हो गई, मतलब क्या हुआ एक्चुअल क्वांटिटी आपने ज़्यादा यूटिलाइज कर ली, कम यूटिलाइज करी, ये आपकी वजह से हुआ। इसका जो क्लेम होगा वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्या बोला कि आप एक बार निकाल के मेरे को दिखा दो। एक बार क्वेश्चन ने पूछ रखा है क्या? पूछिए जरा, क्वेश्चन ने एक बात पूछी हुई है नहीं पूछी हुई है। कॉन्ट्रैक्टर हैज एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 17.5 लाख विद इन एस्केलेशन क्लॉज ऑफ मटेरियल एंड वेजेस प्लेट इन आउट ऑफ कंट्रोल करस्पॉन्डिंग एक्चुअल आरएस वैल्यूज, मतलब कि एक्चुअल की डिटेल दे रखी है और आपको ये भी बता रखा है एस्केलेशन क्लॉज में आ रखा है। एस्केलेशन जो क्लॉज होता है वो हमारा डिपेंड होता है प्राइस के बेसिस पे, ना कि हमारे क्वांटिटी आपकी कम ज़्यादा लग रही है, ठीक है। Reckoning the full actual consumption of the material wages, the company has claimed a final price of 70.73. Give your analysis the escalation claim indicating the final price payable. इसने क्या करा कि कंपनी ने क्या करा कि फुल एक्चुअल पेबल के बेसिस पे सर आपने क्या है कि आपने एस्केलेशन क्लॉज बना के भेज दिया फुल एक्चुअल के बेसिस पे। फुल एक्चुअल का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो आपकी 5050 क्वांटिटी लगी है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 48 से एंड ये लिया 3450 को सर मल्टीप्लाई करा 79 से, आपने ये लिया वैल्यू 2666 रुपये के हिसाब से लगा, 2100 घंटे लगा 72 रुपये के हिसाब से, 2450 घंटे लगा 75 रुपये के हिसाब से एंड देन 3100 घंटे लगा 66 रुपये के हिसाब से। तो ये आपका क्या था एक्चुअल बना, एक्चुअल वैल्यू बना, एक्चुअल वैल्यू। कंपनी ने क्या करा कि जो ये स्टैंडर्ड प्राइस था 5000 इंटू में 50, ठीक है, देन 3050 3500 इंटू में 80, ठीक है, 2500 रुपये के हिसाब से लगाना था 60, देन हमारा 2000 रुपये के हिसाब से लगाना था 70, 2500 रुपये के हिसाब से लगाना था 75, 3000 रुपये के हिसाब से लगाना था 75 65। तो ये आया टोटल स्टैंडर्ड। कंपनी ने बेसिकली क्या करा, जो हमारा जो टोटल स्टैंडर्ड आया था वो हमारा कितना कम था यार, टोटल एक्चुअल में जो हमारा जो प्राइस आया, टोटल एक्चुअल में जो हमारा क्या है, टोटल एक्चुअल में जो वैल्यू आई है, टोटल एक्चुअल में जो वैल्यू आई है वो हमारा ज़्यादा था किससे, टोटल स्टैंडर्ड से। तो हमने क्या करा, इन्होंने टोटल एक्चुअल में से माइनस कर दिया टोटल स्टैंडर्ड वैल्यू जो थी हमारी ये वाली, वो माइनस करके उन्होंने अपना क्या निकाला, अपना ये क्लेम निकाल लिया। क्या ये क्लेम ठीक है, या क्या ये क्लेम ठीक है? आंसर इज नो, ये क्लेम ठीक नहीं है, ये क्लेम ठीक नहीं है। क्यों क्लेम ठीक नहीं? क्योंकि एस्केलेशन का मतलब होता है प्राइस का कम ज़्यादा, प्राइस का कम ज़्यादा होना, जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने डील फाइनल करी थी, प्राइस का कम ज़्यादा होना जो कि हमने स्टैंडर्ड में जो हमने फिक्स करा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटी कम ज़्यादा यूज़ करते हो या ओवर्स कम ज़्यादा यूज़ करते हो वो आपका मिसमैनेजमेंट है। जब भी मिसमैनेजमेंट आता है तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस रहेगा और उसका बियरेंस आपकी कॉस्टिंग पेंडल अकाउंट में जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टिव बियर नहीं करने वाला, वो कॉन्ट्रैक्टिव बियर नहीं करेगा, वो आपका लॉस है, वो आपके पीएनडल में जाएगा। जो चीज़ मैंने कही थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वेरिएशन जो मैंने 2 रुपये 1 रुपये 6 रुपये निकाला था एंड देन उसके स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा था, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि वेरिएशन इन रेट निकाला, वेरिएशन इन रेट निकाला 216 एंड देन 21, यहाँ पे जीरो है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। उसको अपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, ये रहा स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड ओवर्स जो आपको गिवन है। इससे क्या है आपको मल्टीप्लाई करा 2 इंटू में 5 10,000, वैसे ही 1 इंटू में 3500, 3500 माइनस में 2500 इंटू में 6 15,000 ये क्लेम आया। देन आपका यहाँ पर आया मटेरियल एस्केलेशन का क्लेम आया, देन यहाँ पे स्टैंडर्ड के बेसिस पे आपने वेजेस का क्लेम निकाला, टोटल क्लेम आपका आया 8,500 का, आपने यहाँ पे क्लेम निकाल दिया 17,000 58,500। लेकिन कंपनी ने कैसे क्लेम रख रखा था वो भी आपको बताना है कि ये निकाल रखा है 17,000 76,000, ये देखो 17,050 में 23,600 कैसे ऐड करा, सिंपली क्या था कि जो स्टैंडर्ड जो हमारी कॉस्ट आई थी, जो स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है वो कैसे आई थी, 5,000 क्वांटिटी 50 रुपये के हिसाब से हमारी ये कॉस्टिंग है, 3,500 के हिसाब से 80 रुपये की ये कॉस्टिंग है, 2,500 के हिसाब से 60 रुपये के हिसाब से ये कॉस्टिंग है, 2,000 इंटू में 70, 2,500 इंटू में 75, 3,000 इंटू में 65, ये आपकी कॉस्टिंग रही है। ठीक है, उसके अलावा सर जो आपको बोल रखा है कि सर एक्चुअल में कॉस्ट में मेरी कितनी आनी थी, 5,050 इंटू में 48 रुपये के साथ, 3,450 79 के हिसाब से एंड 2,666 रुपये के हिसाब से ये आपकी कॉस्टिंग आनी थी। एक्चुअल में इंक्रीज एंड डिक्रीज निकाला, ये एक्चुअल के बेसिस पे निकाला है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्या एस्केलेशन क्लॉज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एस्केलेशन क्लॉज, ये एक्चुअल के बेसिस पे निकाला है और ये एस्केलेशन क्लॉज की वजह से निकाला है, जो प्राइस का कम ज़्यादा हुआ है, ये प्राइस की कम ज़्यादा की वजह से निकाला और ये आपने एक्चुअल के बेसिस पे निकाला। क्या आपको क्लेम इसका मिलेगा? आंसर इस 23,600 का क्लेम मिलेगा। द क्लेम इज नॉट admissible because the escalation clause only that the part of increase in the cost which has been caused by the inflation, caused by the inflation, और जो कॉस्ट में आपका इंक्रीज होता है, जो प्राइस में आपका इंक्रीज डिक्रीज होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो हम अच्छा, यहाँ पे हमारे सारे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो एमसीक्यू है,
एमसीक्यू की सर क्या करेंगे सर, सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, सेपरेट वीडियो आएगी सर एमसीक्यू की। उसके अलावा सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस पेपर जैसा जैसा जो भी प्रीवियस पेपर होगा वो भी सर मेरे ही चैनल पर आएगी। तो रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग। एंड एमसीक्यू के बाद सर हमारा प्रीवियस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ना, पीक्यू, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं आईसीआई के जो हमारे चैप्टर के एंड में होता है, वो भी मैं क्या करूँगा सर, इसी के साथ मैं अटैच कर दूंगा, या तो मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मैं आपको क्या है अटैच और प्रोवाइड करा दूंगा, जैसा भी होगा, लेकिन आपको बताना होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो 921741 9205 सर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। काइंडली इसमें व्हाट्सअप ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल जल्दी पिक नहीं करता हूँ। मैं व्हाट्सअप कीजिएगा, और अगर मेरे को लगेगा कि आपको कॉल बैक करना होगा तो ऑब्वियसली सर मैं कॉल बैक कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जब तक के लिए, जब तक आप सीए पूरे फुल ना बन जाए, क्योंकि सीए फाइनल में एएफएम में भी मैं आपको मिलूँगा, ठीक है? एंड जल्दी सीए फाइनल मिलते हैं, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड मज़ा आएगा सर सीए फाइनल में सर, एएफएम बहुत ज़्यादा बढ़िया चैप्टर है। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।